हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो आने वाले एग्जाम के लिए हमारी प्रिपरेशन अटेम्प्ट के लिए बहुत बढ़िया चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब्जेक्टों को बराबरी के तरीके से कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, तैयार करते हुए चल रहे हैं। ओके। टैक्सेशन की बात करें तो दो मैराथन में ऑलरेडी आपके सामने लेकर आ गया हूं। एक डीटी की, हमारी एक आईडीटी की, और आशा करता हूं कि आपने वो पूरा का पूरा कंप्लीट करा होगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आपने पूछा होगा। ठीक है। डीटी के छोटे मोटे हमारे कंटेंट रह गए थे, उसके लिए ये शॉर्ट मैराथन कह लीजिए, मिनी मैराथन कह लीजिए, कुछ भी, ये पोर्शन दोस्तों हम कर रहे हैं। और इस वाले वन शॉट में मैं आपको क्लबिंग के बारे में और सेट ऑफ के बारे में जो है कंटेंट जो है कवर करा दूंगा। ओके। इसके अलावा आप लोगों का, जैसे अगर मैं बात करूं, जो मेजर चैप्टर है, हालांकि मेजर चैप्टर में ऑलरेडी मैराथन 1 में सारे के सारे कवर कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डिटेल में पीजीवीपी पढ़ना है और कैपिटल गेन पढ़ना है, जो मेन हमारा पार्ट 1 में नहीं था दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टर बैच अभी लास्ट अटेम्प्ट के लिए हुआ था। उसका पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट है वो ऑलरेडी चैनल पर एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप वहां से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो उसको आप वहां से डन कीजिएगा। वैसे मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने कर भी लिया होगा। दो टॉपिक आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे। क्लबिंग की मैं बात कर रहा हूं, क्लबिंग ऑफ इनकम, और दूसरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। दोनों का लगभग एक क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं एड ऑन होकर। एमसीक्यूज में से भी 3 से 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आने चाहिए। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस कंटेंट में कवर करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। ओके। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, सीधी सी बात, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसका एग्जांपल आपको दूं तो वो ये इस बनता है कि मिस्टर ए ने कोई पर्टिकुलर इनकम अर्न करी। अब कोई पर्टिकुलर इनकम जो है वो अर्न करी। ओके। मान लेते हैं कि इनकी जो अर्न इनकम है वो 20 लाख रुपए है। वो कितनी है? 20 लाख रुपीज है। इन्होंने कुछ भी अपना प्रोफेशन किया या सैलरीड है, वटेवर जो भी है, 20 लाख रुपए मिस्टर ए की इनकम बनती है। अब 20 लाख रुपए पर अगर हम टैक्स की बात करें, ओके, तो अगर हम मान लीजिए ओल्ड रिजिम से जाते हैं, तो ओल्ड रिजिम से अगर मैं देखूं 10 लाख तक आपका 1,12,500 का टैक्स बन गया। फिर उसमें 3 लाख आपका और जोड़ लीजिए, तो 4-4.25 लाख रुपए के आसपास का इनका टैक्स बन रहा है। किनका? मिस्टर ए का। अच्छा चलो न्यू की बात कर लेते हैं। न्यू में जाएंगे तो इसमें अपना वो 4 लाख वाला स्लैब लगा देंगे। तो 4 लाख के हिसाब से अगर मैं इसमें जोड़ूं तो अगर 1 लाख 2 लाख के आसपास उसमें भी बन जाएगा टैक्स हमारा। तो कहने का मतलब मिस्टर ए की जेब से कुछ ना कुछ टैक्स जो है सरकार को जा रहा है। मिस्टर ए ने क्या करा कि जी एक काम कीजिए, ये जो 20 लाख रुपए हैं उसमें से मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दीजिए, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दीजिए। ओके। कितना? 10 लाख रुपए दीजिए। तो क्या 20 लाख रुपए मिस्टर ए छोड़ देंगे? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिस्टर ए ने हो सकता है बोला कि जी ऐसा है कि मिसेज ए, मेरी वाइफ, उनके नाम पे ये 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, उन्होंने ऐसे बोला। या फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरा बेटा है, उसके नाम पे ये इनकम जो है 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर इनका एक दोस्त है बी, उसके इनकम, उसके नाम पर ये 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। कुछ भी रिलेटिव सिनेरियो, अलग सिनेरियो उन्होंने बनाया। अब अगर ये इस तरह का ट्रांसफर मान लीजिए सरकार जारी कर देती कि चल यार कोई बात नहीं, मिस्टर ए को 20 लाख रुपए मिलने थे, उसने बोला जी मुझे ना देकर इनको दे दीजिए। ओके, हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देखो यहां पर मिस्टर ए ने ऐसा काम क्यों करा होगा, क्या उसका पर्पस होगा? उसका पर्पस यही है टैक्स की चोरी। अगर 10 लाख रुपए ए रिसीव करेंगे और मान लीजिए उनकी जो वाइफ है, ये वाला क्लॉज हम लगा देते हैं, 10 लाख रुपए उनकी वाइफ जो है अपना रिसीव करती हैं, तो मिस्टर ए के लिए और आपका मिसेस ए के लिए, दोनों के लिए अलग अलग स्लैब रेट लगेगा। ओल्ड रिजिम से, न्यू रिजिम से अगर हम जाएं तो हम जानते हैं कि 12 लाख रुपए की तक की इनकम आपकी वैसी एग्जेम्प्ट है। तो मिस्टर ए की 10 लाख रुपए इनकम हो गई, वो टैक्स माफीनामा में आ गए पूरे तरीके से। और मिसेज ए की भी 10 लाख है तो उनका भी टैक्स पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि मिस्टर ए ने इस ट्रांजैक्शन से उनका जो 4-4.25 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था ओल्ड रिजिम में, या न्यू में लगभग 2 लाख रुपए का बन रहा था, वो पूरा का पूरा माफ करवा लिया और सरकार तक एक पैसा नहीं पहुंचा मिस्टर ए की तरफ से। और सीधी सी बात है, काम करा था मिस्टर ए ने। कायदे से देखा जाए तो मिस्टर ए की इनकम बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर मिस्टर ए ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है इनकम का,
अपना राइट दूसरे को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसका पर्पस सिर्फ यही था कि भैया मैं अपना टैक्स बचाना चाहता हूं। तो सरकार की नजर ऐसी ट्रांजैक्शंस पर है। इस प्रकार से अगर आप कोई भी इनकम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो और उसके पीछे का कारण एक ही है कि आप अपना टैक्स बचाना चाह रहे हो, तो सरकार कहती है हम इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मानेंगे। मिस्टर ए, आप अपनी इनकम मिसेज ए को ट्रांसफर करना चाहते हैं या ए अपने बेटे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, दोस्त को ट्रांसफर करना चाहते हैं, कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन जब हम आपकी इनकम पर टैक्स निकालेंगे तो उस पर नहीं निकालेंगे जो आपको वास्तविक रूप में मिली है, जो आपको एक्चुअल में मिली है। हम किस पर निकालेंगे? 10 लाख जो एक्चुअल में आपको मिली है प्लस 10 लाख जो आपने दूसरों को ट्रांसफर करवाई है। और इस चीज को दोस्तों बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। कि दूसरे की इनकम, क्लबिंग का मतलब जोड़ देना, दूसरे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसे इरादे थे, ऐसे कारण थे। ओके, तो क्लबिंग में कौन कौन से मतलब और केसेस हैं, कौन कौन से प्रोविजन हैं, वो सारे के सारे आइए हम देखते हैं, उन पर नजर डालते हैं। दोस्तों क्लबिंग का जो प्रोविजन है वो हमारे रिस्पेक्टिव ये सेक्शंस हैं। ओके, अपने एग्जाम में अपना आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारे लिए जो नंबर ऑफ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो एग्जैक्टली किसके हिसाब से रहेंगे? वो रहेंगे हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। ये सेक्शंस के नंबर जो हैं वो बदल गए हैं ऑब्वियसली, और कई जगह ट्रीटमेंट भी बदली है, तो लेकिन आपको उनसे कुछ मतलब नहीं रखना है, आपका एग्जाम में 1961 ही लागू होगा। ऑलराइट, तो इसमें दोस्तों अगर हम ध्यान दें, आपका ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट ये सेक्शन 60 है, रिवोकेबल ट्रांसफर आपका 61 है। यहां पर ये दो सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं और मेन जो हमें डिटेल में प्रोविजंस पढ़ने हैं आपके क्लबिंग के, वो सेक्शन 64 के अंदर आते हैं। हालांकि उसमें भी रिम्यूनरेशन की मैं बात करूं, इनकम ये वाली बात करूं, मैं माइनर की बात करूं, ये वाले हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बट हम इन सारों को करेंगे। ओके, तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला हेडिंग्स आप पढ़ेंगे, आप कंटेंट पढ़ेंगे, आपको बातें समझ आएंगी अगर आपको इनिशियल एग्जाम्पल समझ में आ गया है। सबसे पहले अगर हम बात देखें, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, इन सच केस क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई, जैसे मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में आपने एफडी करवा रखी है, या आपने कुछ भी, आपका सिंपल डिपॉजिट्स है जो भी है। ओके, बैंक आपको 31 ऑफ मार्च को इंटरेस्ट देता है, ठीक है, बैंक आपको 31 ऑफ मार्च को अपना क्या नाम है जो इंटरेस्ट है वो देता है। आपने अपने बैंक को क्या ये सलाह दे रखी है, ये मतलब क्या आपने इंडिकेशन दे रखी है कि प्लीज मेरा जो भी एफडी में इंटरेस्ट आएगा, जो भी स्पेसिफिक अमाउंट आएगा, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, आपको ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ये मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई रिलेटिव है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओके, ये यहां पर आपने ये क्यों सलाह दी होगी? इसीलिए कि आपकी इनकम ऑलरेडी ज्यादा थी, आप ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट के स्लैब में आ रहे थे, आपका बहुत सारा टैक्स ऑलरेडी बच रहा था, तो आपने क्या करा, अपना एक रिलेटिव, अपना जानकार ऐसा ढूंढा जो अभी टैक्स फ्री जोन में रहता है, जिसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपने उसके नाम पर ट्रांसफर करवा दिया। ओके, उससे क्या होगा? ठीक है, उससे मैं 1 लाख रुपए कभी भी ले लूंगा, कैसे ना कैसे करके ले लूंगा, लेकिन मेरी इनकम पर जो टैक्स लगने वाला था वो मैंने बचा लिया। ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है करवा लो, आपको अपने दोस्त को ट्रांसफर करवाना है करवा लीजिए। ओके, ये आपका खाता था, ठीक है, अकाउंट ए का था, आपके खाते में 1 लाख रुपए आने थे, आपने मना कर दिया, क्या बोला कि मेरा भाई जो है, मेरा दोस्त जो है, मेरा प्यारा जो है, वो इसे यूटिलाइज कर लेगा। करवा दी, करवा लो, सरकार कहती है कोई बात नहीं, करवा लो, हम मना नहीं कर रहे। बट ये जो डिपॉजिट है, ये जो एसेट है, ये आपकी है, ये अभी भी आपके खाते में ही शो हो रही है, तो ऐसा है, आपको ट्रांसफर करवाना है करवा लीजिए। आपकी जो भी अदर इनकम थी उसमें 1 लाख रुपए हम जोड़ेंगे, मतलब वही क्लबिंग करेंगे।
दूसरे के पास इनकम गई थी लेकिन हमने आपकी इनकम में जोड़ी, क्योंकि आपने एसेट ट्रांसफर नहीं करी है। ये कायदे से आप ही का बनता है। ओके, ये सिंपल केस हमारा दोस्तों सेक्शन 60 में जो एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब मैं उस वाले केस में, दूसरे वाले केस में जो भी हमने खत्म करा, हमने देखा यार एसेट मेरी ही रही, अच्छा एफडी मेरे ही नाम में थी, ओके ये तो दिक्कत हो गई। ठीक है, सरकार ने मुझे 61 में फंसा, सॉरी माफ कीजिएगा 60 में फंसा लिया कि आपने एसेट ट्रांसफर करनी नहीं करी, आपकी इनकम होगी। ठीक है, आपने अगले साल क्या दाव खेला, आपने 31 मार्च से पहले, मान लीजिए 28 मार्च या 25 मार्च क्लोजिंग डेट ना, 31 मार्च, उससे पहले वो डिपॉजिट अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दिया कि ले भाई तू रख ले। ठीक है, ये मैं जो एफडी है तेरे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं। एफडी का मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। ओके, और 31 तारीख को ब्याज तेरे खाते में आ जाएगा, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, मतलब अप्रैल में ये एफडी तो मुझे वापस ट्रांसफर करती हो। ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के केसेस में ऐसा होता है, पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कई बारी। ओके, कानून की नजरों से बचने के लिए। बट सेम अगेन, सरकार को पता है कि ऊपर वाले में हमने बोला जी एसेट तो आप ही के पास रही, तो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ दिन के लिए जब इनकम आने वाली हो तो सकता है एसेट भी ट्रांसफर कर दे। सरकार ने बोला आ जाओ फंसा लेते हैं तुम्हें। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर्ड एनी एसेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर, थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर से सीधा सा मतलब है जब हमारा मन करेगा हम आपसे वापस ले लेंगे, जब हमारा मन करेगा हम आपसे ये वापस ले लेंगे। तो ये भी एक तरह से धूल झोंकने वाली बात हुई आंखों में। ओके, रिवोकेबल ट्रांसफर, वही अभी जो 25 तारीख को दिया, 5 को वापस ले लिया। कह रहे तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। तो भैया सीधी सी बात है, हम तब भी वो इनकम जो उस डिपॉजिट पे उस भाई को मिली, हम आपकी ही इनकम में जोड़ेंगे, हम आपकी ही इनकम में क्लब करेंगे। तो किसी भी प्रकार से आप चाहे एसेट ट्रांसफर कर रहे हो या एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो और टैक्स से बचना चाह रहे हो, तो नतीजा साफ हमारे सामने निकल के आता है, सरकार नहीं मानेगी, आपकी ही इनकम में जुड़ेगी। ओके, हां, अगर आपने ट्रांसफर इररिवोकेबल करा हो, अगर आपने ट्रांसफर इररिवोकेबल करा हो, मान लीजिए मेरा डिपॉजिट था और आप मेरे दोस्त हो, मैंने ये डिपॉजिट्स आपको दे दिए, मैंने वो एसेट आपको दे दी कि भाई ये ले, ये आज से तेरी, मैं इसको कभी भी वापस नहीं मांगूंगा। ओके, मैं कभी भी वापस नहीं मांगूंगा। ऐसे केस में क्लबिंग नहीं होगी। वो इनकम, वो एसेट आपकी हो गई सदा के लिए इररिवोकेबल मैनर में, तो उस पर अब जो भी इनकम होगी सीधी सी बात है वो आपकी ही रहेगी, वो मेरी इनकम में नहीं जुड़ेगी। ओके, अगर ट्रांसफर इररिवोकेबल है। दूसरी चीज, अगर ट्रांसफर रिवोकेबल है लेकिन आफ्टर द लाइफ है, आफ्टर द लाइफ है, मतलब यहां पर मान लीजिए ए ने अपनी एसेट बी को ट्रांसफर कर दी, ए ने अपनी एसेट बी को ट्रांसफर कर दी कि भाई तू रख ले, मैं कभी भी तेरे से वापस ले सकता हूं, मैं कभी भी तुझसे वापस ले सकता हूं। तो ऐसे केस में तो क्लबिंग अप्लाई होगी, जो भी ये कमाएगा, जो भी इसकी इनकम आ रही होगी, वो इसकी इनकम में जुड़ती रहेगी। ओके, लेकिन अगर ए ये कहे ये एसेट तेरी है, ये एसेट तेरी है, लेकिन मैं रिवोक, वापस एसेट तुझसे नहीं मांगूंगा जब तक तू इस धरती पर है, जब तक लाइफ बी की बनी रहेगी, जब तक बी जीवित रहेगा कि भाई मैं तेरे को ये एसेट दे रहा हूं यूज करने के लिए, तेरी हो गई, लेकिन भगवान करे तेरी उम्र लंबी हो, लेकिन अगर मान लीजिए तू नहीं रहता तो सिचुएशन में ये एसेट वापस मेरे पास आ जाएगी। इस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि उसने हो सकता है किसी रीजन की वजह से बी को दी हो, सर्वाइवल के लिए दी हो, तो ये तेरी एसेट है। जीते जी रिवोकेशन नहीं हो सकता, जीते जी रिवोकेशन नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, आफ्टर द लाइफ होगा, ऐसे केस में भी क्लबिंग नहीं होगी। ओके, यही सिनेरियो हमारा अगले वाला सेक्शन जो है 62 और 63 हमें बताता है। ओके जी, सो आओ थोड़ा बता दूं। सर, हमने एसेट अपने पास रखी, हमने एसेट अपने पास रखी, जिस सोर्स से हम इनकम जनरेट कर रहे थे वो अपने पास रखा, लेकिन इनकम जो है दूसरे को नाम पे डलवा दी हमने, दूसरे के नाम पे जो है इनकम जनरेट करवा दी। तो सरकार कहेगी वो इनकम मिल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जुड़ेगी आपकी इनकम में, ओवरऑल इनकम पे आप टैक्स दोगे। ओके, दूसरी चीज हमने फिर बचने की कोशिश करी, हमने बोला ले भाई, हमने एसेट भी ट्रांसफर कर दी, जैसे ही इनकम जनरेशन का टाइम आया हमने एसेट ट्रांसफर कर दी।
ठीक है कि भाई ठीक है उसके खाते में इनकम आने दो, बाद में एसेट ले लेंगे। तो बाद में जो एसेट ले लेंगे अपनी मर्जी से, दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल कि ये ट्रांसफर करा है हमने, कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं, वापसी ले सकते हैं। ओके, तो सरकार कहती है नहीं, ये भी तुम खेल खेलोगे, ड्यू डेट से 2 दिन पहले एसेट ट्रांसफर करोगे, ड्यू डेट के 2 दिन बाद रिवोक कर लोगे, तो नहीं, इसमें भी क्लबिंग होगी। हाँ, अगर आप ट्रांसफर इररिवोकेबल मैनर में कर रहे हो कि हम वापस नहीं मांगेंगे, या फिर ट्रांसफर रिवोकेबल है बट ओनली आफ्टर द लाइफ ऑफ ट्रांसफरी, जिसको आपने ट्रांसफर करी उसकी जिंदगी के बाद, तो हम क्लबिंग को छोड़ देंगे, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। गॉट दिस पॉइंट? ये इनिशियल सेक्शन उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मेन सेक्शंस। पारिवारिक, यहां पर जो हमने ट्रांसफर पढ़े अभी, ये सभी के लिए कॉमन है। यहां पे दोस्त यार दुश्मन सब आ जाते हैं जिनको हमने ट्रांसफर करा हो। लेकिन देखा जाए तो यूजुअली इस तरह का हेर फेर, ओके, इस तरीके का इनकम का ट्रांसफर या एसेट का ट्रांसफर दोस्तों रिश्तेदारी में बहुत होता है। ओके, जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिलीज हैं उसमें हमें बहुत देखने को मिलता है। और इमीडिएट फैमिली में सबसे ज्यादा कौन आ जाते हैं भैया? सीधी सी बात है, स्पाउस, ठीक है, धर्म पत्नी या धर्म पति, ठीक है, जीवन साथी। और ऐसो के नाम पे ट्रांसफर जो है बहुत होता है, बहुत लोग फायदा उठाते हैं इसका। ओके, अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इफ एनी पर्सन, सबसे पहला पॉइंट नजर डालिए, स्पाउस के नजरिए में कर रहे हैं। अब जो है, जो ट्रांसफर है वो स्पाउस के लिए हो रहा है। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, वो सेक्शन 27 लग जाता है, ठीक है, हमारा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का, डीम्ड ओनरशिप। ओके, तो डीम्ड ओनरशिप में ट्रांजैक्शन जो होती है, ट्रांजैक्शन कह रहा हूं, जो ट्रीटमेंट होती है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स के हिसाब से होती है। उसके अलावा कोई भी एसेट, उसके अलावा कोई भी एसेट ट्रांसफर करी गई, ठीक है, स्पाउस के नाम पे, तो सीधी सी बात है उस एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी इनकम जनरेट होगी, वो आपके जिसने ट्रांसफर करी थी उसकी इनकम में आपका क्या नाम है, एड ऑन होगी। क्लियर? चलिए मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं अलग अलग तरीके से, ठीक है। हमारे कॉलेज में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे जो लेक्चरर थे टैक्स के वो देते थे, वो मैं आज तक क्लासेस में भी देता हूं। आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये मिसेज ए है, ठीक है जी, मिसेज ए। सबसे पहला केस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक भैंस गिफ्ट करी, ठीक है जी, एक भैंस गिफ्ट करी, ट्रांसफर करी, कुछ भी कह लीजिए, सीधी सी बात है, ट्रांसफर करी देखा जाए तो ट्रांसफर वर्ड हम लेके चलेंगे, गिफ्ट आपका जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ट्रांसफर करी मान के चलते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर दी। इस भैंस की जो कीमत है बाजार में अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए है तकरीबन। कितनी है? 1 लाख रुपए। ओके, ये फर्स्ट केस के हिसाब से चल रहे हैं। ये 1 लाख रुपए सीधी सी बात है ट्रांसफर हो गई मिसेज ए के नाम पर दोस्त, और यहां पर जो मिस्टर ए ने ट्रांसफर करी उसके बदले कुछ भी पैसा नहीं लिया, ये मैडम जी ये भैंस आपकी हो गई। ओके, तो अब इस भैंस से जो भी कुछ इनकम जनरेट होगी, भाई भैंस दूध देगी और उससे इनकम जो है जनरेट होगी, वो सारी की सारी इनकम एक ही इनकम में जुड़ेगी, ठीक है, वो आपकी सारी की सारी इनकम जो है आपका एक ही इनकम में जुड़ेगी। पहला केस क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रांसफर जो है वो विदाउट कंसिडरेशन था। वो क्या था? विदाउट कंसिडरेशन था। मार्केट वैल्यू कितनी? 1 लाख रुपए की। क्लियर? आपने दे दी, आपने ट्रांसफर कर दी फ्री में, तो उससे जो भी कुछ इनकम हो रही है वो एक ही इनकम में ऐड ऑन होगी। पहली चीज। दूसरा केस आ जाओ, दूसरे केस में आ जाते हैं। यहां पर मान लीजिए मिस्टर ए ने मिसेज ए को ये भैंस दी और 1 लाख रुपए में दी। भाई साहब मिस्टर ए हिसाब के पूरे पक्के, वो कह रहे जी ठीक है ये लो आप, मैं आपके नाम पे ट्रांसफर करता हूं लेकिन मैं 1 लाख रुपए लूंगा, ले लीजिए भाई साहब ट्रांसफर। अब ऐसे केस में जो भी कुछ इनकम जनरेट होगी वो इनकम मिसेज ए की ही रहेगी, वो मिसेज ए की रहेगी। इसमें क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जो मॉनेटरी वैल्यू है, आई रिपीट, यहां पर जो मॉनेटरी वैल्यू है वो प्रॉपरली मुझे साफ साफ नजर आ रही है, उसका ध्यान रखा गया है, उसमें कोई हेरफेर नहीं हुआ, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। क्लियर? डन। अगले केस पर आते हैं, थर्ड केस पर आते हैं।
मिस्टर ए ने मिसेज ए को ट्रांसफर करी 1 लाख रुपए की भैंस, उसके बदले 60,000 रुपए ले दी। मिस्टर ए पहले तो हिसाब के पक्के थे, फिर कह रहे कि नहीं चलो आपसे रिश्तेदारी की बात है, एक ही घर में रहना है, थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं, 60,000 रुपए लिए। दिस सिचुएशन इज ऑफ, ये क्या था? विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या था? एडिक्वेट कंसिडरेशन। और ये क्या था? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। यहां पे आपने पैसे कम लिए। ऐसे में जो भी कुछ इनकम होगी उसका 60% तो मिसेज ए का रहेगा। 60% तो मिसेज ए का रहेगा, क्योंकि मिसेज ए ने उस एसेट की वैल्यू का 60% पे करा, तो भाई 60% उनका हो गया। लेकिन जो बाकी 40% है वो वापस से मिस्टर ए की इनकम में क्लब होगा। मिस्टर ए की इनकम में क्लब होगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी भी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। सिंपल एक, अगर आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप वाला प्रोविजन पढ़ा है, तो उसमें ऐसे ही होता ना कि कैपिटल जो लग गई बिजनेस में तो उसकी उतनी हिस्सेदारी बन गई। वही चीज यहां पे है। यहां पे मिसेज ए ने अपना कुछ भी पे नहीं करा तो सारी इनकम क्लब हो गई। यहां पे मिसेज ए ने सही अमाउंट पे कर दिया तो इनकम मिसेज ए की बनी रही। लेकिन जहां पे थोड़ा कम हिस्सा आया, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आई, तो उस सिचुएशन में जो मिसेज ए ने पे करा होगा वो उनका, बाकी जो इनएडिक्वेसी रह गई, जो अमाउंट कम रह गया, वो मिस्टर ए की इनकम में एड ऑन होगा। क्लियर जी? समझ आ गई बात? ओके। इसके अलावा एक और पॉइंट, जो मेन पॉइंट, मैं उन सभी पॉइंट को ओवरव्यू कर रहा हूं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमें नजर बनानी चाहिए। ओके। अगर मान लीजिए मिस्टर ए और मिसेज ए, इनकी कुछ लड़ाई हो गई, आपसी बहस हो गई और कुछ मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, और कोर्ट कचहरी पर फिर अपना जो सुनवाई आई और उसके अनुसार मान लीजिए एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये अलग अलग रहेंगे और मिस्टर ए को ऐसा हरजाना है, जो भी कुछ कह लीजिए उसको, ठीक है, इशारा समझ गए आप, मिस्टर ए को मिसेज बी को देना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग रह रहे हैं तो उसमें होता है कि भाई जो कंपनसेशन टाइप अमाउंट जाएगा उस बिहाफ पे ही भैंस देनी पड़ेगी कानूनी तौर पर। तो उस केस में भी तो जब वो ऑन एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट गया तो फ्री में गई ना एसेट, फ्री में गई ना एसेट। लेकिन उसमें क्लबिंग नहीं करेंगे, उसमें जो मिसेज ए की इनकम होगी वो मिसेज ए की ही इनकम रहेगी, क्योंकि दैट्स ऑन द बेस्ड ऑफ द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑन एन एग्रीमेंट, तो उसमें क्लबिंग हम नहीं लगाएंगे। ओके। एंड ऐसे ही एक पार्ट और, एक मेन फर्दर एक पार्ट पे जाने से पहले सिंपल सा पार्ट और, कि भाई मान लीजिए ये भैंस है, ये भैंस आगे चल के कुछ समय बाद मान लीजिए एक बच्चा देती है। ठीक है, हमारी भाषा में इसको काटड़ा कहा जाता है, काटड़ा कटड़ा कहा जाता है। ठीक है, आप भी बताइएगा आपकी भाषा में क्या कहते हैं। ओके। और इस बच्चे को, इस बेबी भैंस को, ठीक है, मिसेज ए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अज्यूमिंग 10,000 रुपए में बेच देती है, सेल कर देती है। ठीक है, तो इस इनकम का क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इस पर नो क्लबिंग, इस पर नो क्लबिंग। ओके। ये इसे कहा जाता है सेकंड जनरेशन इनकम। क्या कहा जाता है? सेकंड जनरेशन इनकम। फर्स्ट जनरेशन क्या थी? भैंस। उसकी कुछ भी इनकम होगी, उसकी कुछ भी इनकम होगी, उस पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेंगे कि होगा नहीं होगा हम सोचेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट मेथड, मतलब एडिक्वेट था, इनएडिक्वेट था, एग्रीमेंट था, उस पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन जो भी सेकंड जनरेशन इनकम होगी, जो एसेट, जब मेन एसेट मिसेज ए के पास थी और उससे वो कोई और एसेट जनरेट कर रहे हैं, अपना एक मान लीजिए बिजनेस बढ़ा रहे हैं, कुछ भी, ओके, उस पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये 10 के 10,000 रुपए प्रॉपरली मिसेज ए के रहेंगे। किसके रहेंगे? मिसेज ए के रहेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए, मतलब हम एक ऐसे ही अपना एक काल्पनिक तौर पे एक रिश्ता क्रिएट कर लेते हैं हम दोनों। ठीक है, क्लियर? अब मेल फीमेल आप अपना एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको रिलायंस कंपनी के 10,000 शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, 10,000 शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, फ्री, विदाउट कंसिडरेशन। ओके। अब उस 10,000 शेयर पर जो भी डिविडेंड मिलेगा वो मेरी इनकम में क्लब होगा, क्योंकि मैंने आपको फ्री में वो ट्रांसफर करे। ओके, तो क्लबिंग प्रोविजन के हिसाब से जो भी डिविडेंड ही मिलेगा, और क्या ही मिलेगा, वो सारा का सारा मेरी इनकम में क्लब होगा। ओके। मान लीजिए
5 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी समय बीता, रिलायंस कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए। क्या कर दिए? बोनस शेयर इशू कर दिए। और कंपनी ने बोला 2000 शेयर, मतलब 1:5, हर 5 शेयर की होल्डर को 1 शेयर मिलेगा। तो 2000 शेयर कंपनी ने और दे दिए। समझ गए ना बात को? 10,000 आए थे, 2000 बोनस और आ गए। अब वो उस केस में 10,000 शेयर मैंने आपको ट्रांसफर करे, शेयर आपके पास थे, 2000 उसमें और ऐड हो गए। तो अब उस 2000 रुपए से जो भी अर्निंग होगी, वो उस बोनस शेयर को आप बाजार में बेच दो, या आगे चल के उन 2000 पे जो बोनस शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा, वो सब आपका होगा। वो मेरी इनकम में ऐड नहीं होगा, क्लब नहीं होगा, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन इनकम हो गई। ओके, तो एक तरह से ये क्या थे? मेन शेयर थे। ये क्या हो गया? बोनस शेयर हो गया। बोनस शेयर आपका स्पाउस का ही रहेगा। ओके जी, डन, ऑल राइट। उम्मीद करता हूं ये एक एग्जांपल क्लियर हुआ। ओके, तो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन हो तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। अगर आपका एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, सरकार की तरफ से वही फरमान है कि भाई कुछ हुआ आपके बीच में, आपकी लड़ाई वड़ाई हुई, जो भी है, तो उसमें आपका क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ऑल राइट, चलिए डन। हाँ, इस वाले पॉइंट को जरूर समझिएगा, ये वाला महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट जरा जरूरी है। क्या नजर आ रहा है सर इसमें? देखिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई क्लबिंग प्रोविजन, in order to apply clubbing provision, relationship of husband and wife must exist on date of transfer and also on date of accrual of income, also on date of accrual of income, otherwise clubbing shall not be applied। इसको सुनिए ध्यान से, ठीक है? तो अगर आप लोगों की शादी हो गई है तो अब मैं माफी चाहता हूं आपसे, हो गई, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो सोच समझ के प्लान करना इस वाले प्रोविजन के बिहाफ पे, जहां पर आप अपने काले धन को व्हाइट धन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यस, मतलब इसका ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस बी है, ठीक है। मिस बी मतलब अभी दोनों एक दूसरे से मतलब दूर दूर हैं, दूर दूर मतलब इनकी शादी नहीं हुई है, ओके, लेकिन शादी तय हो गई, दोनों एक दूसरे से मिले, परिवार मिले, सहमति हो गई और इनका जो विवाह है वो तय हो गया। 20 मार्च को सीधी सी बात है, मिस्टर ए ने मिसेस बी को कोई एसेट ट्रांसफर करी, ठीक है, कोई भी एसेट ट्रांसफर करी, ठीक है, कोई भी रेंटल इनकम वाली, अपने कोई भी मान लीजिए कोई बिजनेस था वो ट्रांसफर कर दिया है, वटएवर जो भी मान लीजिए, वो एसेट मिसेस बी को दी, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह दी जो फर्दर आगे रेंटल पे जाती थी, जिससे कोई इनकम जनरेट हो सकती थी, ठीक है, एसेट ट्रांसफर कर दी। अभी ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में स्पाउस नहीं है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। इसका एसेट की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, रहने दो, ठीक है। एसेट ट्रांसफर आपका कर दिया, इनकी शादी हुई इस तारीख को, ठीक है, मैरिज हो गई, ठीक है, अब मैरिज हो गई। तो अब ये कौन थे? मिस्टर ए, ये कौन हो गया? मिसेस ए या बी, जो भी, तब देख लो, मैं बी लिखूंगा तो आपके अंदर थोड़ा फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सर मिसेस ए क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा, तो वो एडजस्ट कर लेना। अब शादी हो गई, ठीक है, अब शादी हुई तो मान लीजिए आपका 10/4 को इस एसेट की जो कोई भी स्पेसिफिक इनकम है, इस एसेट की कोई भी स्पेसिफिक इनकम है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, वो मिसेज ए के अकाउंट में आ गई, क्योंकि एसेट इनके नाम पे ट्रांसफर हो गई थी, एफडी मान लीजिए, वही जो भी हम मान के चल रहे हैं, क्लियर दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में क्लबिंग नहीं लगेगी, क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा, ओके। ये 1 लाख रुपए मिसेज ए या बी, जो भी आप कहिए, उनकी इनकम ही मानी जाएगी, ओके, क्योंकि लॉ क्या कहता है, हमारा सेक्शन क्या कहता है कि जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुई है और जिस दिन इनकम एक्रू हुई है, रिसीव हुई है, एक्रू रिसीव मान लो दोनों सेम डे पर हुई, सेम डे पर आपका रिसीव हो गई, तो डेट ऑफ ट्रांसफर और एक्रूवल ऑफ इनकम दोनों टाइम पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों टाइम पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस केस में नहीं कर रहे तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। अब इसमें आपका थोड़ा खुराफात दिमाग जो है वो जाग सकता है, वो कहेगा सर यहां पर ये हस्बैंड वाइफ नहीं थे, है ना, यहां हस्बैंड वाइफ नहीं थे, यहां पर ये हस्बैंड वाइफ हैं,
ओके, अगर यहां पर भी आप इनको हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाता और ये इनकम मिस्टर ए के लिए मिस्टर ए की इनकम में जुड़ जाती। मतलब अगर दोनों केस में हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्लबिंग अप्लाई होगी, इनकी इनकम में जुड़ेगी। लेकिन आप कह रहे हो कि हस्बैंड वाइफ नहीं है तब ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वही ध्यान दीजिएगा जरा। यस, ऑब्वियसली अभी आपको यहां पर एक नजर में देखने में लग रहा होगा कि फायदा हो रहा है इस वाली ट्रांजैक्शन में, लेकिन कायदे से ना दोस्तों, यहां पर रिश्ता एग्जिस्ट नहीं हो रहा ना, अभी रिश्ता एग्जिस्ट नहीं है ना, तो जो भी इस एसेट की वैल्यू होगी वो मिसेस बी की इनकम में हमारे अंडर सेक्शन 56 में जुड़ जाएगी ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और उस पूरे अमाउंट पे मिसेस बी को गिफ्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उस पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस डेट पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं थी। हाँ जी सर, नहीं थी। तो ये एक तरह से जो हमने सेक्शन 56 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट वाला प्रोविजन पढ़ा, उसके आधार पर ये अमाउंट इनकी इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। क्लियर? हाँ, अगर वाइफ होती, मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती, तो वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, तो सिर्फ हमें क्लबिंग का ध्यान रखना पड़ता। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब फायदा नुकसान हो रहा है, यहां पर ये प्रोविजन आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। जब इनकम में एक बारी जुड़ चुका है, टैक्सेबल इनकम बन चुकी है वो, तो उस पर पूरा अधिकार अब मिसेस ए का है। ओके, तो शादी से पहले कोई ट्रांसफर ना हो, शादी के दिन हो तो बहुत ही बढ़िया, या उसके बाद हो। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो ये प्रोविजन हो गया, ये हमने पढ़े। हाँ, इसमें एक चीज हमें और यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ये बिजनेस वाला। ठीक है, सारे पॉइंटर्स वो मैंने सिंपल आपके एग्जांपल के साथ बता रखे हैं, आप नजर रखेंगे उस पर, ध्यान दीजिए। इस वाले केस में वेयर क्वेश्चन नंबर पॉइंटर 6, वेयर द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू स्पाउस हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी in any business, transferee in any business. Okay, the income arising out of the business of the transferee in any previous year shall be clubbed in the income of transferor, but for this purpose capital on first day of relevant previous year shall be taken into consideration. सर आधा समझ आया, आधा नहीं, लो पूरा समझो, ध्यान दीजिए। अभी हम हस्बैंड वाइफ पे चल रहे हैं, मिस्टर ए और मिसेज ए। मिसेज ए का ना अपना कोई बिजनेस है, ओके, मिसेज ए का अपना कोई स्पेसिफिक बिजनेस है। मिस्टर ए ने मिसेज ए को ट्रांसफर करे, ठीक है, मान लो ट्रांसफर करा अमाउंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल मान लेते हैं इसको 5 लाख रुपए की। कितने की? 5 लाख रुपए की। ओके, अच्छा, मिसेज ए ने अपने भी 15 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाए हुए थे। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए और ट्रांसफर करे, तो उन्होंने इसको भी अपने बिजनेस में लगा दिया। ओके, ये जो 5 लाख रुपए हैं दोस्तों, ये मिस्टर ए ने ट्रांसफर करे, मान लीजिए 1 फरवरी और 2025 को, 1 फरवरी 2025 को, और मिसेज ए ने सेम डे पर ये ट्रांसफर कर दिए। ओके, हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम का, वो कौन सा है सर? वो है 2025-26, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल, अच्छा 26 को लिख रहा हूं, 2025 से 31 मार्च 2026, बराबर? ये चीज आ गया, डन। अब मुझे ये बताओ, 1 अप्रैल को इस डेट पर इस बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी थी? इसमें बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी थी सर? टोटल 20 लाख रुपए, टोटल 20 लाख रुपीस। 15 लाख पहले मिसेज ए ने लगा रखे थे और 5 लाख रुपए मिस्टर ए ने और लगाए हैं, 20 लाख रुपीस ओनली। इस पर्टिकुलर ईयर में जो प्रॉफिट है वो कमाया गया, मान लीजिए 5 लाख रुपए, ओके, 5 लाख रुपीस। अब बिजनेस किसका है सर? मिसेज ए का। ओके, क्या नाम है? मिसेज ए का। कैपिटल ये किस में इन्वेस्टेड है? मिसेज ए के बिजनेस में। ये प्रॉफिट किसकी बुक्स में रिसीव हुआ? सर मिसेज ए, ऑब्वियसली जिनका बिजनेस है। बट
इस बिजनेस में, इस 20 लाख में वो पैसा लगा हुआ है जो मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा था। ओके, तो ऐसे केस में 5 लाख रुपए की अगर मैं बात करूं, 5 लाख रुपए की अगर मैं बात करूं, तो 20 लाख नहीं, हाँ 20 लाख था ना टोटल अमाउंट। ओके, तो 15/20 ऑफ 5 लाख और 5/20 ऑफ 5 लाख, ये अलग अलग, यही वो पार्टनरशिप रेशो में, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में जो आप करा करते थे वो आपको करना पड़ेगा। आपने ये मिसेज ए की हिस्सेदारी निकाल दी और ये मिस्टर ए की हिस्सेदारी निकाल दी, और ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये 5 लाख रुपए, ये मिस्टर ए की इनकम में एड ऑन होगा, ये मिस्टर ए की इनकम में एड ऑन किया जाएगा। ऑल राइट जी, समझ आ गया, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी इतनी बनती थी। बराबर, क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा केस। लेकिन इसमें जरा एक चीज और समझ लीजिए, ये क्लियर हो गया, ये सॉर्टेड है, आपको नोट करना, नोट कर लिए पॉज करके। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए, मात्र सिंपल सा, बहुत ही, वो ये यहां पर ये वाला जो ट्रांसफर था, मतलब 1 फरवरी को मिसेज ए को पैसा मिला था और इसी डेट पर ये इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, सॉर्टेड। ठीक है, मान लो ये 5 लाख रुपए मिसेज ए सेम डे पर ट्रांसफर नहीं करती ट्रांसफर, अपने पास बस खाली रख के छोड़ दिया जो भी है पैसा। ओके, अपने पास रखा हुआ है, कुछ नहीं करा उसका। उन्होंने ये पैसा अपने बिजनेस में, मान लीजिए इस डेट पर, इसको काट देते हैं, ट्रांसफर किया 15 अप्रैल 2025 को। इसका मतलब ऑन दिस डे इन्वेस्टेड कैपिटल इज 15 लाख। कितना? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस। 15/4 को ये 5 लाख रुपए और आए, तब बना 20 लाख। तो सर क्या करेंगे? वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रेशो डालेंगे, रेशो निकालेंगे ना, कुछ ना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इग्नोर। ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, बिजनेस के प्रीवियस ईयर में, इस 5 लाख रुपए की धनराशि, सॉरी इस कैपिटल की धनराशि में क्या मिसेज ए का पैसा जुड़ा हुआ था? सर नहीं जुड़ा हुआ था, कोई क्लबिंग नहीं होगी, ये मिसेज ए की इनकम बनी रहेगी। ठीक है, हालांकि अब आप लॉजिक लगाओगे अकाउंटेंसी वाला, तो कायदा तो ये बनता है ना सर, डेज के हिसाब से करें। आधे महीने का प्रॉफिट निकाल लेते हैं 5 लाख के हिसाब से, वो पूरा मिसेज ए का, उसके बाद फिर रेशो लगा दो, ठीक है, वो अकाउंटिंग टर्म में ठीक लग रहा है। पर टैक्स कहता है हमें इतने झंझट में नहीं पड़ना, हमें सीधा हिसाब करना है। फर्स्ट अप्रैल को देखो कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, रेशो निकाल दो, काम खत्म। क्लियर? हमें ज्यादा इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कई लोग करते भी हैं ऐसा, 5 लाख रुपए ट्रांसफर करे, ठीक है, 30 मार्च को विड्रॉ कर लिए, वापस ले लिए, वापस खींच लिए, 1 अप्रैल चला गया, फिर वापस ट्रांसफर कर दिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस कई बारी कई बिजनेस में चलती है। ओके, समझ आ गई बात? तो ये सिंपल सा सिनेरियो बिजनेस वाला भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जांपल मैंने डाले, ठीक है, जो चीज मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं, आपके पास समय हो आप रीड करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज इतना समझ आ रहा है तो आप कर सकते हैं। एग्जाम में पूरा इतना लीगल तो आपको लिखने को नहीं आएगा, क्लबिंग का प्रोविजन कहीं आएगा तो अटैच्ड आएगा, सो यू कैन मैनेज दैट। ओके, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ, ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा? स्पाउस के बारे में पढ़ा था। अब अगर ट्रांसफर हो सन्स वाइफ के केस में, वो भी सिमिलर मैनर में होगा, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में होगा जैसे आपने एडिक्वेट, इनएडिक्वेट और आपका क्या नाम है बिजनेस में ट्रांसफर करा, सिमिलर मैनर में होगा। नो वरी अबाउट दैट। ओके, लेट्स गो अ स्टेप अहेड नाउ। इस पे बातें, मुद्दे पर आते हैं। एक और, सैलरी कमीशन फीस। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में 3 जो मेन हेडिंग है वो है आपका माइनर वाली ट्रांजैक्शन, जो भी हम आगे करेंगे। एक हमने अभी स्पाउस को एसेट ट्रांसफर वाला कर लिया, और तीसरा ये है सैलरी कमीशन फीस, कुछ भी फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द स्पाउस हैज बीन सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। समझिए, केस को समझिए। देखिए, मिस्टर ए है और मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, ओके।
एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, मतलब इनकी अच्छी खासी पकड़ जो है इस एबीसी लिमिटेड में है। मिस्टर ए का एबीसी लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब ये इसमें 20% या उससे ज्यादा के शेयर्स जो हैं होल्ड करके चलते हैं, वोटिंग राइट होल्ड करके चलते हैं। ठीक है, अच्छी खासी पकड़ मतलब 20% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी। ठीक है, शेयर्स वगैरह में पार्टनरशिप होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट शेयर हो गया 20%, 1/5। अब इनकी जान पहचान 20% इज अ बिग नंबर। 20% छोड़ो, किसी का 4-5% हो जाता तो वही बहुत बड़ा नंबर होता है। इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है भैया। ये कह रहे जी यार ऐसा है, मैं वाइफ है मिसेज ए, उनको भी जरा क्या नाम है कंपनी में किसी एम्प्लॉय वाली पोस्ट पे लगा दो। ठीक है, एज एन एम्प्लॉय बता दो, दिखा दो, जो भी है क्लियर। पूछा गया जी क्वालिफिकेशन क्या है मैडम जी? कि जी क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन तो भैया कुछ नहीं है, टेक्निकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज ना 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 कुछ ना है। अरे सर ऐसे कैसे लगाएं, क्यों लगाएं? फिर हम एक काम करो, लगाओ, इनको लगाओ, ठीक है, जॉब पे रखो। इनको सीधी सी बात है अपना सैलरी देना। कितनी सैलरी दे? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए साल के, 12 लाख रुपए साल के। अरे एक जीरो फालतू लग गई, अभी हो जाता काम। ठीक है, 12 लाख रुपए साल के देना। अब मैंने 12 लाख रुपए क्यों लिखे समझ गए होगे? अरे यार एक एम्प्लॉय दिखा दिया, 12 लाख रुपए की इनकम उसे दिखा दी, इनके हाथ में ये टैक्स फ्री रहेगा न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। कंपनी का 12 लाख रुपए का खर्चा बुक हो गया, और क्या लोगे? ऐसी बहुत सारी फेक एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस होती हैं, दिखाई जाती हैं रियल वर्ल्ड में, रियलिस्टिक वर्ल्ड में, कि दिखाओ सैलरी दबा के। और अब तो इनकम बढ़ गई काफी ज्यादा, 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गई। खैर छोड़ो, उस तरफ नहीं जाते, चोरों के घर नहीं जाते। द थिंग इज कि यहाँ पे क्योंकि मिस्टर ए की अच्छी खासी जान पहचान थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को 12 लाख रुपए की जॉब पे लगवा दिया और कहा कि ठीक है भाई, अपना खर्चा बुक होता रहेगा। ऐसे केस में कंपनी कहती है अगर किसी व्यक्ति का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% से अधिक का अधिकार, 20% या उससे अधिक का अधिकार उसके पास है, और वो इस प्रकार से अपने स्पाउस की जॉब लगवा दे, उसे सैलरी, कमीशन, फी कुछ भी दिलवा दे, विदाउट होल्डिंग एनी प्रोफेशनल, टेक्निकल और एकेडमिक नॉलेज, तो भैया ऐसा दिलवा लो। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, आप समझ गए होंगे आगे। ये मिस्टर ए की इनकम में जुड़ेगा, ये मिस्टर ए की इनकम में ये अमाउंट आपका जुड़ेगा, इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा मिस्टर ए को। क्लबिंग विल अप्लाई। हाँ, मिसेज ए की अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब जिस औहदे पर, जिस काम को उन्हें दिया गया है, उसकी नॉलेज उन्हें है, करना आता है, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इतना तो जान पहचान चलता ही है कि भाई हाँ, अपने जानकार को काम पे रख लिया और उसे काम आता भी है, फिर ठीक है। लेकिन काम नहीं आता, तब आप सैलरी दिलवा रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो, तो क्लबिंग अप्लाई हो जाएगी, क्लबिंग अप्लाई हो जाएगी। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। अगला केस देखो, एक और सिंपल सा केस देखो इसका। मान लीजिए मिस्टर ए और मिसेज ए है ना जी। मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, ठीक है, एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, तो पहले भी कर रहे थे। हाँ जी, इस बार मिसेज ए भी एबीसी लिमिटेड में काम कर रही है, ठीक है। दोनों, इनके पास अपना मान लो 15% का शेयर है, इनके पास मान लो 5% का शेयर है, या दोनों के पास 10-10 का है, कुल मिला के एक फैमिली का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो जा रहा है। कपल का तो हो ही रहा है, फैमिली का भी अगर होता है, फैमिली की डेफिनेशन क्या मैं बता दूंगा अभी, ओके। इनका कंपनी पर दबाव है, बढ़िया अच्छा खासा कंपनी पर होल्डिंग है इनकी, मिस्टर ए और मिसेस बी की। अब यहां पर मान लीजिए इनकी इनकम है, सैलरी जो इनको मिल रही है कंपनी से, वो मिल रही है 15 लाख रुपए, इनको मिल रही है 20 लाख रुपए। नॉलेज नहीं है, बस हाँ दबदबा हमारा, तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे सर? ऊपर तो चलो ए का दबदबा था, तो इनकम हमने जोड़ दी थी ए की इनकम में, मिसेस ए की। इसमें क्या होगा? तो इसमें ये शेयर देखें किसका ज्यादा किसका कम, इसका शेयर ज्यादा, इसमें जोड़ देते हैं क्लबिंग, है ना। या फिर जिसको ज्यादा पैसा मिला उसके में जोड़ दें, क्लबिंग वहां लगा दें, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में दोस्तों पता क्या करना है, ना तो ये देखना है, ना सैलरी देखनी है, ठीक है। हमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो दिख गया, फैमिली का है,
तो सर क्लबिंग तो कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ तो तिगड़म बैठानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तिगड़म बैठानी पड़ेगी। तो ना तो देखनी है परसेंटेज और ना देखना है ये सैलरी वाला अमाउंट जो एबीसी लिमिटेड से मिला, सैलरी कमीशन या कुछ भी जो एबीसी लिमिटेड से मिला। इसके अलावा अदर इनकम कंसिडर कर लीजिए। अदर इनकम पीजीबीपी की कोई और हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेस की हो, कुछ भी हो। मान लो इनकी इनकम थी 7 लाख, इनकी थी 10 लाख। ओके ओके, तो ऐसे केस में जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, तो उस सोर्स से आने वाली इनकम इधर जुड़ जाएगी, इधर जुड़ जाएगी। ओके, हमारे लिए मुद्दा क्या था? व्हाट इज आवर मेन कंसर्न? सर जो एबीसी लिमिटेड से पैसा कमाया है उसकी क्लबिंग हम कैसे करें, वो किस आधार पर करेंगे? तो वो ना तो होगी परसेंटेज के आधार पर, ना ही एबीसी लिमिटेड से मिलने वाले अमाउंट के आधार पर। आप देखो अदर इनकम, अदर इनकम जिसकी ज्यादा है, अदर इनकम जिसकी ज्यादा है, तो एबीसी लिमिटेड की इनकम उसमें जोड़ देना। तो यहां पर मिसेज ए की जो टोटल इनकम बनेगी वो बनेगी 20 लाख जो एबीसी से आई, 10 लाख उन्होंने अदर सोर्स से कमाए थे, और 15 लाख रुपए जिसकी क्लबिंग हुई, टोटल बन जाता है 45 लाख। ओके, और मिस्टर ए की रहेगी 7 लाख। वो तो उनका अपना अदर था ना, वो तो उनकी अपनी थी, उसको जबरदस्ती क्लबिंग नहीं करना है। ओके, तो ये कंप्लीट सिनेरियो हमारा यहां पे बनता है दोस्तों, जो हम सैलरीज के केसेस में, मतलब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के केस में देखते हैं। ओके, तो वही सारी चीजें हमने यहां पर ऊपर लिखी। ठीक है, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल से अगर क्या नाम है इनकम जनरेट होगी तो उसमें क्लबिंग हम अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, यहां पर हाँ ये देख लीजिएगा 20% वाला प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिया उसमें मिस्टर ए और मिसेज ए का शेयर दिखाया था। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए आपका स्पाउस तो मैंने कवर कर ही लिए थे, ब्रदर का, सिस्टर का, मम्मी पापा, दादा दादी, पोते पोती, बेटा बेटी, इनका भी अगर शेयर है ना, इन सबके शेयर मिलाकर, इन सबके शेयर मिलाकर भी 20% हो जाए तो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इसमें मैंने बोला था कि क्या नाम है मिस्टर ए का शेयर मान लीजिए 7% है और मिसेज ए का 8% है, तो 15% हुआ। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, क्लबिंग नहीं अप्लाई होगी, ये एरो इधर नहीं जाएगा, ये इधर रहेगा, इधर रहेगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन पता चला कि इनके मिस्टर ए जो हैं, ठीक है, उसके भाई का इस कंपनी में 2% है, सिस्टर का 1% है, दादाजी का या पापा जी का 3% है, तो 7, 8, 15 ये हो गया 20 और 1 21% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बन गया। ये रो अपने आप चली जाएगी। सो इट्स नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज नॉट लिमिटेड टू स्पाउस ओनली, मतलब सेल्फ और स्पाउस, हस्बैंड वाइफ ओनली। ओके, इसमें आपके अदर फैमिली मेंबर भी आ रहे हैं, बराबर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मैंने क्वेश्चन डाले थे इसके 2-3, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1, 2, एक और डाला होगा, हाँ 3 क्वेश्चन अगर आ जाए मान लीजिए इंडिविजुअली तो बढ़िया है। राम एंड मिसेज राम होल्ड 20 एंड 30% इक्विटी शेयर्स इन आनंद लिमिटेड। तो सॉर्टेड पता चल रहा है कि एक का ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो अदरवाइज दोनों के होल्डिंग है। दे आर एम्प्लॉयड इन एबी आनंद लिमिटेड, टैक्सेबल सैलरी जो है इनकी रिस्पेक्टिवली बता दी गई इतनी, विदाउट एनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल, उनके पास कुछ नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम जो राम की है वो 70 है, मिसेज राम की 1 लाख रुपीज है। हमें नेट इनकम बतानी है दोनों की। आप बड़े ही प्यार से, बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। सिमिलर केस ही हमने लिया था यहाँ पे, अगर हम देखें तो इधर हमने लिखा, ठीक है, आप यहाँ पे राम लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा 20%, आप यहाँ पे मिसेज राम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 30%, ठीक है। और उसके बाद आपने हाँ सैलरी आपने लिखी जो एबीसी लिमिटेड से इनको मिल रही थी। अब दोनों की होल्डिंग है, दोनों पैसा कमा रहे हैं, तो 240 इनकी हो जाती है, ओके, और 360 इनकी हो जाती है। अब क्लबिंग कैसे करें, ये ऊपर वाला ही केस आ गया जो भी हमने करा। अब कैसे करें सर, ना तो हमें परसेंटेज देखनी है, ना एबीसी से किसने ज्यादा कमाया वो हमें देखना है, हमें देखनी है अदर इनकम, हमें देखनी है अदर इनकम। तो अदर इनकम के केस में हमने अदर इनकम लिखा, यहां पे लिखा 70, यहां पे लिखा हमने 1 लाख,
70 और कितना लिखा 1 लाख रुपए। तो ऐसे तो अब टोटल आप यहां पे आपने टोटल किया, मान लीजिए टोटल कर दो, चलो पहले टोटल करके दिखा दो। सर इसका 310 हो जाता है, ठीक है, और इसका 370 नहीं सॉरी 460 हो जाता है, 460 हो जाता है, ठीक है। अभी हमने नॉर्मली टोटल कर दिया। सर हम ना तो परसेंटेज के बिहाफ से करेंगे, ना एबीसी यानी कि रिस्पेक्टिव कंपनी से मिलने वाले फंड के हिसाब से करेंगे, हम करेंगे अदर इनकम के हिसाब से। अदर इनकम मिसेज ए की ज्यादा है, तो जो कंपनी से कमाया होगा, जो कंपनी से कमाया होगा वो मिसेज ए की इनकम में जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे करेंगे हम लेस 240, ठीक है। प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेक्शन 64 लिखो, काम चलेगा। ये लेस हो गया, ऐसे यहां पे ऐड कर देना प्रोविजन ऑफ क्लबिंग, तो यहां डैश करके आपने यहां पे जोड़ दिया। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, फिर साइन यहां पे खाली लिखना प्रोविजन ऑफ क्लबिंग, प्लस माइनस का साइन मत लगाना, यहां आप लेस कर देना, यहां आप ऐड कर देना, ठीक है। सो जो राम की इनकम रहेगी वो 70,000 रह जाएगी सिर्फ, जो अदर सोर्सेस थे इनकी सबकी जुड़ जाएगी। तो 460 में 240 जोड़ दो, 460 में आपने 240 जोड़ा तो 7 लाख आ रहा है, एग्जैक्ट 7 लाख आ गया। ये आपके क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, हाँ जी सर, चलो अगले केस पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने इधर उधर से ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी है, कंसेप्ट सारे हमारे कवर हो रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस ओम बोथ आर वर्किंग इन ए लिमिटेड विदाउट पोजेसिंग एनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा डिटेल हमें बता दी है। टैक्सेबल सैलरी मिसेस ए की फ्रॉम ए लिमिटेड आपका कितना आ रहा है? 2। अच्छा एक चीज रहेगी, माफ कीजिएगा जरा, मैं एडवांस में बता देता हूं। ये क्वेश्चन हमने करा, ये बिल्कुल ठीक है, एज इट इज पूरा का पूरा कवर है हमारा, ओके। सर राम मिसेज राम 20% 30% सैलरी एबीसी लिमिटेड से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली 240 360, ठीक है। हमने बोला सर क्लबिंग होगी, हाँ जी होगी, ना तो परसेंटेज पे ना कंपनी से, अदर इनकम के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पे? अदर इनकम के बिहाफ पे। लेकिन मान लीजिए मिस्टर राम की कोई अदर इनकम होती नहीं, ओके, और मिसेज राम की कोई अदर इनकम होती नहीं। अब कैसे पहचान होगी? अब कैसे पहचान होगी? तो ऐसे केस में आपका क्लबिंग लगेगा ही नहीं, ऐसे केस में क्लबिंग लगेगा ही नहीं, यही फाइनल आंसर होगा। क्योंकि अगर मैं लीगल लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें यही लिखा है कि जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो उसमें क्लबिंग हो जाएगी, इसके अलावा आगे लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कल को हालांकि चाहे तो एओ कॉन्ट्राडिक्टरी कर सकता है, इसमें कई तरह के खेल हो सकते हैं। राम अपने पास 1% शेयर रखे मात्र, ठीक है, और उनके हो जाए 20%, तो फिर जो अथॉरिटी है काफी उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ, अदर इनकम का बेस माना हुआ है दोनों की होल्डिंग पे, अगर दोनों पोजेस करते हैं जॉब, तो ऐसे केस में फिर हम क्लबिंग करेंगे नहीं। दैट शुड बी आवर फाइनल आंसर, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खैर हम इस पे आगे क्वेश्चन पे, ओम और मिस्टर ओम और मिसेज ओम है, दोनों की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, दोनों जॉब कर रहे हैं, इनको इतनी सैलरी मिल रही है तो उनको इतनी सैलरी मिल रही है, ओके। तो सर हम क्लबिंग करते हैं ना तो परसेंटेज पे, ठीक है, ना ही सैलरी पे, हम करेंगे किसके बेसिस पर? अदर इनकम के बेसिस पर, जो किसकी ज्यादा है? मिसेज ओम की। तो एक तो ये आइडिया हमें मिल गया कि अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो उस केस में सीधी सी बात है मिसेज ओम के अंदर हम इनकम को ऐड करेंगे, ओके। तो केस 1 ये 15% है, ये 6% है, दोनों मिला के हो जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पक्का, तो क्लबिंग होगी। इनकी इनकम 50,000 ही रहेगी, अदर सोर्स वाली ये 2 20 इधर जुड़ जाएगा, 70 + 80 + 220, ठीक है। अब ये ऐड कर लेना उस फॉर्मेट में जैसे भी हमने क्वेश्चन करा था। सर ये दूसरा वाला है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसमें भी क्रिएट हो गया, 20% हो गए, तो ये भी एग्री करता है। इस वाले केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बना ही नहीं, तो जिसकी जो इनकम है वो रह जाएगी, 2 20 और 50 इनकी, और 70 और 80 इनकी। दैट्स इट, ऑल राइट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सिनेरियो पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। लास्ट सिंपल से टॉपिक पे मैं आ गया हूं, एसेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड, ठीक है, एसेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड।
या इनकम एक्रू टू माइनर चाइल्ड, दोनों केसेस में कवर होंगे। आपने सीधी सी बात है एसेट ट्रांसफर करी हुई थी माइनर चाइल्ड को, उसके नाम पे इनकम आ रही है प्रॉपर जैसे भी है, ठीक है, या फिर कह लीजिए आप कोई भी इनकम माइनर चाइल्ड की कवर हुई, तो मैं सिंपल से सारे पॉइंट इसमें आपको कवर करा देता हूं। पहला पॉइंट लिखते चले सिंपल लैंग्वेज में, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड to be clubbed with parent having higher income after rupees 1500 per annum per child, हो सकता है 2 से ज्यादा बच्चे हो, डिडक्शन। ठीक है, इस लाइन को समझ लिया, इजी। माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम हो, ठीक है, अब माइनर चाइल्ड हम जानते हैं जब तक मेजॉरिटी की एज तक वो नहीं पहुंच रहा है, तो पेरेंट्स उसके ऑब्वियसली डीम्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डीम्ड असेसी होते हैं कि भाई आप ही को भरना पड़ेगा, आपको उसकी इनकम का हिसाब किताब जो है सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। ओके, अपनी इनकम में ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा है, पेरेंट 2 हैं, तो किसकी इनकम में ऐड कर दोगे? ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज्यादा है, मान लीजिए फादर की इनकम है 5 लाख, मदर की इनकम है 6 लाख, तो माइनर चाइल्ड ने जो भी कमाया है वो मदर की इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा। सिंपल सी बात। हाँ, जो भी माइनर चाइल्ड की इनकम होगी उसमें से 1500 रुपए पर मंथ, 1500 रुपए पर एनम के डिडक्ट हो जाएंगे। मान लो उसकी माइनर चाइल्ड की इनकम हुई मान लीजिए कुछ भी, मान लो 50,000 रुपए, तो उसमें से 1500 रुपए लेस हो गए, 48,500 जो है वो ऐड ऑन होगा। ओके, अगला पॉइंट, आप इसके बाद थोड़ा मेन पॉइंट आप लिखिएगा। पेरेंट्स जो हैं उनकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, अलग अलग रहते हैं। इट्स नॉट ओनली डाइवोर्स, साथ नहीं रहते, लिविंग अपार्ट रहते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, कुछ भी है, तो ऐसे में क्लबिंग होगी जो पेरेंट टेक केयर कर रहा है, मतलब जिसके साथ बच्चा रह रहा है उसकी इनकम में वो एड ऑन होगा। ओके, डन। अगला पॉइंट रखते हैं, इस पे अगला पॉइंट रखते हैं। 3rd पॉइंट 4 पॉइंट, एक लिखिएगा आप MSD, थाला फॉर अ रीजन, और एक लिखिएगा MMD। MSD के सामने क्रॉस लगाइएगा, MMD के सामने राइट लगाइएगा। व्हाट इज दैट? MSD, अगर माइनर चाइल्ड ने अपने मैनुअल स्किल से अब वो इनकम जनरेट करी, हालांकि भगवान करे ऐसा ना हो, जब पढ़ा हो तभी कमाए, लेकिन मान लीजिए मैनुअल स्किल से अपना वो जनरेट करी है इनकम, या अपनी स्किल से, एक्सपर्टीज स्किल से, ठीक है, अपनी इनकम जनरेट करी है, या फिर वो बच्चा डिसेबल्ड है और सरकार की तरफ से उसको कुछ इनकम मिलती है, ऐसे केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, बच्चे की एक अलग पहचान रहेगी और उसकी इनकम सरकार तक आपका, मतलब कहने का मतलब उस केस में आपका क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ओके, उसमें पहले TDS कट के मिल जाता है दरअसल। ओके, डन। वो आपका अलग तौर पे ही इनकम आपकी जज होगी। मैनुअल स्किल जैसे मतलब KBC में बच्चा गया, वहां पे जीत लिया, ठीक है, कुछ कंपटीशन हुआ स्कूल में, स्कॉलरशिप वहां जीत लिया, डिसेबिलिटी में सरकार की तरफ से मिलता है, तो ऐसे में हम क्लबिंग अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, MMD, माइनर मैरिड डॉटर में के केस में भी क्लबिंग अप्लाई होता है कि भाई, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, हमारी कई जगह प्रथा चलती आई है, पुराने टाइम का मान लो चल रहा है, हालांकि अब तो लगभग कानूनी तौर पे तो ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर अगर है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरी फैमिली की हो गई तो उसकी जो भी इनकम होगी उसकी क्लबिंग हम नहीं करेंगे, नहीं, वो भी पेरेंट्स की इनकम में आपकी जोड़ेंगी। ऑलराइट, ये सिंपल से 4 प्रोविजन, और कुछ नहीं बनता आपके माइनर चाइल्ड के केस में। इनको हम याद रखेंगे, वही सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, आपका जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर दैट इनकम, तो हम उसकी इनकम में क्लब कर देंगे। एग्जिस्ट नहीं होती है शादी, तो जो ध्यान रख रहा है, सीधी सी बात है, उसकी इनकम में क्लबिंग होगी। ओके,
अगर इस केस में अगर हम देखें तो ये MSD वाला आ गया कि अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी वाला केस है, मैनुअल लेबर वाला केस है, अपनी स्किल वाला केस है, तो हम उसमें क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो दीज आर सिंपल बेसिक पॉइंट। बाकी आगे एग्जांपल है, आपको जस्ट रीड करना है, फटाफट से ओवरव्यू कर लीजिए। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसको बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सफर को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो हमारे अदर्स छोटे मोटे टॉपिक रहे हैं उसमें से एक, इसको भी कवर करते हैं। बहुत आसान है और बहुत फटाफट से ये आपका रिवाइज होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको पहले से पढ़ चुके हैं। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, इन दोनों का मीनिंग मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं। ओके, देखो दोस्तों, जब भी मैं सेट ऑफ की बात करूंगा, ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड दोनों अलग अलग चीजें हो गई। जब मैं सेट ऑफ की बात करूंगा, इसे कहा जाएगा सेम ईयर की एडजस्टमेंट। क्या? सेम ईयर एडजस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए। देखो, सिलेबस जब हमने कवर करा है, एक चीज तो हमें पूरी अच्छे तरीके से समझ आई है कि सर हमारी जो इनकम है वो 5 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है आपके हेड्स ऑफ इनकम के बिहाफ पर। अब मान लीजिए एक इंसान है, एक एसएससी है हमारे, वो जॉब करते हैं तो उनको सैलरी जो है वो रिसीव होती है। ओके, उनकी एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मान लीजिए, उनको वो रेंट पर चढ़ाते हैं तो उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है। मान लो बिजनेस नहीं है, ठीक है, उन्होंने इस साल अपना कुछ गोल्ड वगैरह बेचा तो उनको कैपिटल गेन भी हुआ, और कुछ शेयर्स हैं बैंक में, एफडी वगैरह है, वहां से इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। तो अलग अलग हेड से वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। अब मान लीजिए सैलरी उनकी थी 8 लाख रुपीस, है ना, उनको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ 1,80,000। कैपिटल गेन मान लेते हैं कि उनको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मान लीजिए 40,000 रुपए हुई, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो सैलरी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये प्लस के अमाउंट है। ये किसके अमाउंट है सर? ये प्लस के अमाउंट है ना। तो प्लस के अमाउंट को अगर मैं जोड़ूं तो सर ये 8,90,000 बन जा रहा है ना जी, 190 बन रहा है। ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस में हो गया। अब लॉस की इनकम को असाइड करके बिल्कुल साइड हमने रख दिया, तो हमने बोला जी इनकी इनकम 8,90,000 है। ओके, लॉस को दरकिनार कर दिया। लेकिन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हमें इसी प्रोविजंस को लेके आता है। वो कहता है कि जी अगर आपका किसी पर्टिकुलर हेड में लॉस हो रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर हेड में लॉस हो रहा है, जैसे यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का है, तो उसे दूसरे हेड्स की इनकम के साथ हम एडजस्ट करेंगे और तब जाकर आपकी ओवरऑल इनकम निकल कर आएगी, तब जाकर आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो ये जो 1,80,000 रुपीज एडजस्ट हुआ है, ठीक है, इसके साथ या पार्शियली इनके साथ, जैसे भी एडजस्ट हुआ है, ओके, इस चीज को, इस सेटलमेंट को, इस एडजस्टमेंट को कहा जाता है सेट ऑफ। हालांकि इसके कुछ नियम है, वो नियम समझेंगे अभी। आंख बंद करके सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, कुछ लिमिट्स हैं वो हम सीखेंगे। बट जब सेम ईयर में दूसरे हेड के साथ कोई लॉस किसी हेड का एडजस्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। ओके जी। अब आगे नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड, ये वर्ड क्या है? ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हालांकि पूरा वर्ड है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, बट कैरी फॉरवर्ड आप ध्यान रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड? मान लीजिए इसी एग्जांपल में ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, ठीक है, इसको मान लेते हैं, खाली इसको मान के चलिए कि जो भी भाई साहब हैं, जो भी हमारा एसएससी है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम थी, लेकिन रेंटल इनकम आई 180 नेगेटिव, ठीक है, बैकेंट रहा, 1-2 महीने के लिए किराए पे मिला, इंटरेस्ट की डिडक्शन बहुत ज्यादा आ गई, नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई, कई सारी न्यूमेरिकल हमने इसके करे। अब सर और कोई मतलब हेड भी नहीं है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह वगैरह जो एडजस्ट हो सके। अब क्या करें हम? अब क्या सिचुएशन होगी इसमें? तो यहां पे नतीजा ये निकल के आता है कि भाई एक काम करते हैं, अपनी इनकम नेगेटिव में दिखा देते हैं और सरकार से नेगेटिव इनकम पे रिफंड लेंगे, है ना। सरकार को हम कह रहे हैं कि इनकम पॉजिटिव आती है तो टैक्स लेते हो ना तुम, तो नेगेटिव इनकम आएगी तो हमें वापस करो, रिफंड करो। तो ऐसे नहीं होता ऑब्वियसली, नेगेटिव इनकम नहीं, नील इनकम भरी जाएगी, ठीक है। और ये जो 1,80,000 है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए, कि भैया मान ले अगले साल तेरी इनकम 5 लाख रुपए होती है, अगला साल ठीक बीता, किरायादार मिला, ओके, 5 लाख रुपए यहां पे आपको इनकम हुई,
तो अगले साल 5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं जोड़ेंगे हम 1,80,000 इसमें एडजस्ट करेंगे, 1,80,000 जिसमें एडजस्ट करेंगे, और जो 3,20,000 नेट अमाउंट आएगा वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो भी स्पेसिफिक लॉस है वो अगले ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो अगले ईयर के लिए क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद आपका वो एडजस्ट हो गया। सो सेट ऑफ मीन्स सर सेम ईयर एडजस्टमेंट, सेम ईयर सेटलमेंट। कैरी फॉरवर्ड मीन्स भाई इस साल नहीं हो पाया, अगले साल इसको फॉरवर्ड करो, वहां एडजस्ट करना। बराबर। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर अगर यहां पर भी लॉस होता, मान लीजिए अगले साल ही नेगेटिव में होता, तो ये तो अगले साल फिर जाता, ये उससे अगले साल फिर आगे फॉरवर्ड होता। इसका रूल हम पढ़ेंगे। ओके। एक चीज और याद रखनी है कि अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि सर इस साल हम सेट ऑफ करने का मन नहीं है हमारा, इसको हम अगले साल ही ले जा रहे हैं और अगले साल ही एडजस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा बाबू। पहले आपके कानून के हिसाब से, हमारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पहले सेट ऑफ होना ही होना है, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके जी, चलो अब जरा नियम कायदे कानून पढ़ लेते हैं। ओके, देखो जो सेट ऑफ है, अभी हम सेट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ दो प्रकार का होता है, हालांकि इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 भी कैटेगरी भी बन जाती है, लेकिन हम सिंपल लेके चलेंगे। एक होता है इंट्रा हेड और एक होता है इंटर हेड। ओके जी, इंटर, इंट्रा, इंटर। तो आप समझ गए होंगे, इतनी इंग्लिश तो हमारी है। सर इंट्रा का मतलब है आप विद इन द हेड उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, विद इन द हेड उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और इंटर हेड मतलब आप किसी और के पास जा रहे हो, किसी और हेड के पास जा रहे हो, सैलरी को हाउस प्रॉपर्टी को पीजीबीपी, इस तरह से आपस में सेटल कर रहे हो। ओके, तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले एग्जांपल दे दो जरा। इंटर हेड तो आपको समझ आ गया होगा, व्हाट इज इंटर हेड। सर ऊपर जो भी हमने देखा ना, सैलरी में पॉजिटिव था, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पॉजिटिव था, हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव था, हमने मिला दिया, उसे इंटर हेड कहते हैं। मैं एक इंट्रा का एग्जांपल भी दे देता हूं। इंट्रा में जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बिजनेस है, उसे हम नॉर्मल बिजनेस कहते हैं, नॉर्मल बिजनेस कहते हैं। और एक मान लीजिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है शेयर्स वगैरह की, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आती है। ओके, अब ये नॉर्मल बिजनेस है अपना, नॉर्मल सा जो भी कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, आसपास जितनी सारी दुकानें हम देखते हैं, नॉर्मल बिजनेस है। स्पेक्युलेटिव, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। मान लीजिए यहां पर नॉर्मल बिजनेस में 40,000 रुपए का लॉस हो गया, इसमें 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो एडजस्ट हो जाएंगे ना दोनों, तो 20,000 रुपए। इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा हेड। इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा। विद इन द हेड आप सेटलमेंट कर रहे हो। आपने गोल्ड बेचा, आई रिपीट, आपने गोल्ड बेचा, आपने गोल्ड बेचा, उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, बहुत टाइम से होल्ड करा हुआ था आपने। ओके, उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 8 लाख रुपए का। और इसी साल आपने एक, मान लीजिए कोई जमीन बेची थी, ठीक है, लेकिन वो जमीन आपने पिछले साल ही खरीदी थी, तो उस पर हुआ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पर गेन नहीं हुआ, एक्चुअल में माइनस में आया अमाउंट 2 लाख रुपए। ये लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, कायदे से आपने सेटल कर दिया 6 लाख रुपए। इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज इंट्रा हेड। इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड बोलते हैं। ओके, कि विद इन द हेड सेटलमेंट हो रही है। तो सेक्शन 70 आपको इंट्रा हेड के रूल्स बताता है, सेक्शन 71 इंटर हेड के बारे में बताता है। तो पहले मैं सेक्शन 70 आपको बता दूं, सेक्शन 70 बता दूं। अपने ही घर में, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अपने ही घर में जब सेटलमेंट हो जाए, हमें किसी के दूसरे के घर पे ना जाना पड़े। घर का मतलब यहां पर हेड है, घर का मतलब क्या है? हेड है। तो दूसरे किसी घर पे नहीं जाना पड़ रहा, तो दैट इज इंट्रा हेड। ओके, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे कानून हैं। आप कैसे करेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट करेंगे कृपया करके। आप यहां पर लिखेंगे इंट्रा हेड, सेक्शन 70 आप डाल लीजिएगा। ओके, आप ऐसे लिखेंगे, सैलरी सर्कल,
हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी के लिए थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा जगह देंगे, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS। ठीक है जी, क्लियर। सबसे पहले सैलरी पर आते हैं इंट्रा हेड में। इट इज नॉट एप्लीकेबल। सैलरी में हर जगह नॉट एप्लीकेबल ही आएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर लॉस की सेटलमेंट देख रहे हैं, ऑब्वियसली सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सर लॉस का होगा, नेगेटिव इनकम का होगा। सैलरी में थोड़ी ना पॉसिबल है नेगेटिव बैलेंस। ऐसा है कि कहीं आप काम कर रहे हो और बदले में पैसे भी देके आओ, सर हम काम तो कर ही रहे हैं, पैसे भी देंगे उल्टा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सैलरी पे लॉस एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में आपका, हाउस प्रॉपर्टी में फुली एप्लीकेबल, fully applicable. What is this fully applicable? It is very simple. इंट्रा हेड हाउस प्रॉपर्टी में fully applicable होता है। मतलब मान लीजिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है, हाउस प्रॉपर्टी 3 है। हाउस प्रॉपर्टी पे आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, हाउस प्रॉपर्टी पर 40,000 रुपए का लॉस हुआ, और हाउस प्रॉपर्टी 3 पर भी 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप तीनों को आपस में जोड़ दोगे, कितने भी हाउस प्रॉपर्टी हो सब आपस में ही सेटल करेंगे और आपकी टोटल इनकम 1,10,000 कही जाएगी। इसे क्या कहेंगे सर? हम इसे कहेंगे इंट्रा हेड। विद इन द हेड अपने लॉस को सेटल कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी को किसी और के घर पे नजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बराबर ध्यान देंगे अब आगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पीजीबीपी में इंट्रा हेड एप्लीकेबल होता है, इंट्रा हेड एप्लीकेबल होता है, लेकिन पीजीबीपी के बिहाफ पर बिजनेसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। व्हाट इज दैट? एक लिखिएगा नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस सिंपल याद रखो। एक है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस की जगह नॉन स्पेक्युलेटिव वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा है 35 AD स्पेशल बिजनेस हमारे, ये तो पढ़ा है डिटेल में। ओके, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके ये बिजनेस चल रहे हैं और उसमें हो गया उसको लॉस, लॉस ऑफ नॉर्मल बिजनेस, लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉस ऑफ 35 AD। तो इंट्रा हेड में, विद इन द हेड, मान लीजिए पॉजिटिव बैलेंस निकल के आया, इनकम निकल के आई, किसकी? नॉर्मल बिजनेस की, स्पेक्युलेटिव बिजनेस की और 35 AD की। मल्टी बिजनेस हो सकते हैं ना, कई सारे बिजनेस हो सकते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, नॉर्मल बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी और नॉर्मल बिजनेस के साथ सेटल हो सकता है, किसी और नॉर्मल बिजनेस के साथ सेटल हो सकता है। ओके, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस प्रॉफिट के साथ सेटल हो सकता है। दोनों आपस में सेम सोर्स से, सेम कैटेगरी से अपने लॉस को सेटल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ सेटल होगा, लेकिन स्पेक्युलेटिव का लॉस नॉर्मल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। भाई नॉर्मल बिजनेस अच्छी बात, स्पेक्युलेटिव वही थोड़ा सट्टेबाजी वाला है ना, एक शब्द आ जाता है हमारे सामने, अच्छा नहीं मानते इसको, नोबल नहीं मानते। कई लोग इससे कितने भी कमा रहे हैं, कितने भी लूज कर रहे हैं, वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, अच्छा नहीं मानते। तो ठीक है भाई, स्पेक्युलेटिव आपस में, लेकिन नॉर्मल ठीक है, तो उसका लॉस दोनों के साथ अपना एडजस्ट हो सकता है। ओके, रही बात 35 AD की, 35 AD सिर्फ 35 AD के साथ सेटल होगा और किसी के साथ ये सेटल नहीं हो सकता। ये निशान रहने दो, और किसी के साथ ये आपका सेटल नहीं होगा। ओके, डन। आगे बात समझ में। एक चीज इसमें याद रखिएगा आप जरा, एक और,
हमने स्पेक्यूलेटिव को स्पेक्यूलेटिव में ही सेटल करा। अभी एक घर में है हम, और घर में भी हमने इसको दूसरे के साथ मिलने नहीं दिया, दूसरे कमरे तक में नहीं जाने, बोला अपने कमरे में रहे, स्पेक्यूलेटिव। तो ध्यान रखना, इसकी जर्नी यहां खत्म हो चुकी है। स्पेक्यूलेटिव लॉस की जर्नी यहां खत्म हो चुकी है, यह सिर्फ अपनी कैटेगरी में रहेगा। एंड सेम गोज फॉर 35 एडी, सेम गोज फॉर 35 एडी। 35 एडी भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। ओके, हां, नॉर्मल बिजनेस का लॉस था, नॉर्मल बिजनेस का लॉस था, वो मान लीजिए सेटल नहीं हो पाया, किसी दूसरा बिजनेस था ही नहीं, इसमें भी वो सेटल नहीं हो पाया, और मान लो कुछ लॉस अभी भी रहता है, तो इसकी यात्रा अभी चालू है, इसकी यात्रा अभी चालू है। ये आगे जबकि इंटरहेड करेंगे तो सेटल हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इंटरहेड पीजीबीपी में, इंटरहेड पीजीबीपी में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिजनेस का होता है। किसका होता है? सिर्फ नॉर्मल बिजनेस का होता है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाली राह भी आसान है, सिंपल है। कैपिटल गेन की बात करते हैं, और कैपिटल गेन में लॉस क्या होगा सर? दो ही लॉस हो सकते हैं, या तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। LG क्यों लिख रहा हूं? ओके, गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो दोनों के साथ सेटल हो सकता है, दोनों के साथ सेटल हो सकता है, दोनों के साथ ये सेटल हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही होगा, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही होता है। उसके पीछे रीजन ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो आपने पढ़ा उसमें ऑलरेडी इतनी सारी बेनिफिट्स दे रखे हैं। कुछ जगह पर आपका मतलब अब तो इस ईयर में नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे रेजिडेंशियल लैंड एंड बिल्डिंग है, उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, कम टैक्स रेट उस पर पड़ता है 12.5%। उसमें एग्जम्पशन इतनी सारी है हमारे पास क्लेम करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। यार इतना सब कुछ बेनिफिट सरकार ने दे दिया, उसके बाद भी तुम कह रहे हो लॉस हो रहा है, तो भाई ये फिर गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको, इसकी जर्नी बहुत लिमिटेड रखी गई है। ओके, ये नोट हो गया ऊपर से। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कैटेगरी आती है OMRH, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, है ना। ये सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस के साथ ही सेटल होगा, इसकी और कोई दुनिया नहीं है। 35 AD के साथ सेटल हो सकता है ना, ऐसे ही ये है OMRH, ओनली विद OMRH, नथिंग एल्स। ओके, इसमें एक कैटेगरी जरा मैं और बता दूं आपको, वो होती है कैजुअल इनकम की, कैजुअल इनकम की। इसको तो समाज से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। कैजुअल इनकम दिखते ही सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपनी आंखें मूंद लेता है। ये कौन, हम नहीं जानते, इससे कोई सेट ऑफ, कोई कैरी फॉरवर्ड का लेना देना तक नहीं है। मतलब जितने भी कैजुअल इनकम है, चाहे वो लॉटरी से हो, गैम्बलिंग से हो, क्रॉसवर्ड पजल से हो। मैंने आज लॉटरी खेली मान लीजिए, और मैंने 10,000 रुपए की लॉटरी जीती। मैंने कल लॉटरी खेली मान लीजिए, और उसमें मेरी लॉटरी नहीं निकली, मेरा 1,000 रुपए का टिकट का पैसा बेकार हो गया। तो एक लॉटरी में 10,000 का फायदा, एक लॉटरी में 1,000 का लॉस। सेटल नहीं, बिल्कुल सेटल नहीं। 10,000 पे सीधा टैक्स माफ करो और अपना लॉस साइड रखो। वो आपस में ही मिलने नहीं देंगे कैजुअल इनकम को। कैजुअल इनकम मतलब इमीडिएटली अलग निकाल देना। एक घोड़े पे दाव लगाया था, वो घोड़ा जीत गया 40,000 रुपए। दूसरे घोड़े पर भी दाव लगाया था, वो घोड़ा हार गया 5,000 रुपए। कोई सेटलमेंट नहीं, 40,000 सीधा टैक्स, 5,000 लॉस हुआ तुम्हारा, तुम जानो। तो कैजुअल इनकम की तरफ तो आंखें मूंद लेनी है, उस पर बिल्कुल भी आपका, सीधी सी बात है, हम नजर नहीं डालेंगे। हाँ, OMRH, सेटल विद OMRH। इसके अलावा अगर कोई अदर लॉस है, इसमें अदर लॉस में हालांकि कुछ बनता नहीं, क्योंकि डिविडेंड मिलेगा तो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा। इसमें एकमात्र लॉस जो अगर हो रखा है ना, तो वो प्लांट एंड मशीनरी का सबलेटिंग वाला जो पार्ट होता है ना, जो हम पीजेबीपी में नहीं मानते, यहां ले आते हैं, सिर्फ वो होता है।
अगर उसमें लॉस होता है तो वो सेटल हो सकता है, बाकी और कोई सेटलमेंट नहीं है। क्लियर? दैट्स द पार्ट ऑफ आर हाउस प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल अगर आप देखो अदर वाला, ठीक है, कि मान लीजिए मैं अपनी कार जो है वो रेंट पे देता था, है ना, और मान लीजिए मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी किराए पे ली थी पहले और उसको मैं आगे किराए पे देता था, सबलेट करता था। मुझे इसमें इनकम हुई 40,000 रुपए की, मुझे इसमें लॉस हुआ 20,000 रुपए का, सेटल हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन ये कार रेंट पे है, ये हाउस प्रॉपर्टी मेरी सबलेटिंग वाला भी काम है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तभी आएगा जब मैं इसको पीजीबीपी में नहीं रखता। ये एसएससी की मर्जी होती है। जब मैं इनको पीजीबीपी में ना रखे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाता हूं, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखाता। द रीजन बीइंग, यार पीजीबीपी में सेक्शन 28 से लेके 44 तक इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतनी सारी डिडक्शंस हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो भला कोई क्यों यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनको शो करेगा? तो कायदा ये कहता है। ओके, समझ आ गई बात? समझ आ गई? ये मैंने आपको बताया किसका? आपका अभी इंट्राहेड। क्या बताया? इंट्राहेड। एक बार रिवाइज कर लेते, एक बार इसको पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। सर सैलरी एप्लीकेबल ही नहीं है, लॉस हो नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होगा, ठीक है, बात खत्म, कर देंगे सेटल आपस में। पीजीबीपी में सर 3 कैटेगरी, 3580 साइड करो, 3580 को दूर एकदम, आपस में कर लो जो करना है, ठीक है, नथिंग एल्स। स्पेक्युलेटिव सिर्फ स्पेक्युलेटिव के साथ जाएगा और इसकी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी, इसकी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। हां, नॉर्मल बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव के साथ और स्पेक्युलेटिव दोनों के साथ सेटल हो सकता है, 3580 में नहीं जाएगा। 3580 अलग दुनिया है। कैपिटल गेन 2 तरह के लॉस है सर, लॉन्ग टर्म को लिमिट करा गया है, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म दोनों के साथ सेटल हो जाएगा। ओके, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिंपल है, उसमें सिर्फ ओएमआरएच है, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये अपने साथ ही सेटल होता है सिर्फ। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? इंटर हेड की तरफ, इंटर हेड की तरफ। इंटर हेड में सबसे पहले सैलरी, इंटर हेड में सबसे पहले सैलरी, ठीक है जी। सैलरी में नहीं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इसमें तो लॉस हो ही नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी में इंटर हेड एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, बट अप टू ₹2 लाख ओनली, बट अप टू ₹2 लाख ओनली। मतलब सर हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, इसमें हुआ 3 लाख का लॉस, इसमें हुआ 80,000 का प्रॉफिट, इसमें हुआ प्रॉफिट, इसमें हुआ आपका 40,000 रुपए का लॉस। आपने जोड़ा, अभी आपने क्या करा? इंट्रा हेड करा, आपने जोड़ा। सर ये 2,60,000 का आपका लॉस हुआ, 2,60,000 का हाँ लॉस हुआ, 2,60,000 का। ओके, 2,60,000 का लॉस हो रहा है। चलो सर इसको दूसरे हेड्स के साथ सेटल करते हैं, सैलरी के साथ या पीजीबीपी कैपिटल गेन, वहां पे हमारा बेनिफिट हो रहा होगा। चलो 260 सेटल कर दो। सरकार कहती है नो, हम इस साल सेट ऑफ जो करेंगे आपका वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक का सेटल कर सकते हैं, 60,000 रुपए का आपका वेस्ट नहीं होगा, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो। हम सेम ईयर में 2 लाख रुपए तक का लॉस आपका सेटल कर सकते हैं। क्लियर जी? अब इसके पीछे पूरी एनालिसिस है, बट अभी उसमें हम समय नहीं गवाएंगे। क्लियर? ये बात हुई किसकी? हाउस प्रॉपर्टी की। ध्यान दीजिए अब आगे। उसके बाद आता है पीजीबीपी, उसके बाद आता है पीजीबीपी। बाबू पीजीबीपी में हमारा नॉर्मल बिजनेस, हमारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस और 35AD, इनकी यात्रा तो पहले ही खत्म हो चुकी है, इनकी यात्रा तो पहले ही खत्म हो चुकी है। क्लियर? स्पेक्युलेटिव को हमने स्पेक्युलेटिव पे एडजस्ट करके बस 35AD
सिर्फ 35AD के साथ। बस पीजीबीपी के घर से कौन बाहर निकल सकता है? सिर्फ नॉर्मल बिजनेस का लॉस। अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस दिख रहा है अभी, तो वो दूसरे हेड्स के साथ एडजस्ट होगा, वरना इन दोनों का अगर लॉस दिख रहा है ना और आपस में एडजस्ट नहीं हुए इंट्रा में, तो हो भी नहीं सकते सेट ऑफ। एंड नॉर्मल बिजनेस का लॉस एप्लीकेबल है एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के साथ सेटल नहीं हो सकता, सैलरी के साथ सेटल नहीं होगा। बाकी जगह कर लो, बाकी जगह मतलब कैजुअल इनकम के साथ मत कर देना, उससे तो पहली साइड रखना है, दफा दफा कर दो बिल्कुल, कि हमारी तरफ देखना भी मत। लेकिन सिर्फ ये सैलरी के साथ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ कर लेना, कैपिटल गेन के साथ कर लेना, हो जाएगा। सैलरी के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है, आप जॉब कर रहे हो, आपकी तनख्वाह 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, अच्छा कमा रहे हो आप। सैलरी का सबसे बड़ा दुख, टैक्स बहुत कटता है भाई, इसमें कुछ हम गोली नहीं कर सकते, टैक्स बहुत कटता है। आपने क्या करा जी, 5 बजे आपकी छुट्टी होती है ऑफिस से, 6 बजे छुट्टी होती है, 6:30 बजे से आप अपने ऑफिस के बाहर एक चाय का ठेला चलाते हो, चाय का ठेला लगा रखा है। इट इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। हमने 50 लाख की उसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, हमें हर साल बहुत हैवी लॉस होता है। चाय बिक नहीं रही है, चाय पत्ती खरीदते हम रोज 100 किलो, नहीं बिकती है, फिर बेकार करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या। और आप उस बिजनेस में दिखा रहे हो लॉस 40 लाख रुपए। हर कोई करेगा, अगर ये चीज एक्सेप्ट सैलरी में हटा दूं, हर कोई चाय का ठेला, जूस का ठेला खोल देगा और दिखाएगा लॉस हो रहा है, 50 लाख की सैलरी, 40 लाख का लॉस, सेटल, धत तरीके जो सरकार तक टैक्स पहुंचे। तो इसीलिए सैलरी के साथ पीजीबीपी को मना करा गया है नॉर्मल बिजनेस। क्लियर जी? डन। दूसरा जो कैपिटल गेन है, उसके तो दरवाजे हमने पहले ही बंद कर दिए थे, ठीक है, उसके दरवाजे हमने पहले ही बंद कर दिए थे, ठीक है, वो वहीं पर ही सेटल अपना हो गया था। क्लियर? डन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बाकी कुछ बचा नहीं है, जो बाकी अगर लॉस होता है तो वो दूसरे हेड्स के साथ सेटल हो सकता है। आप टेबल पे आओ जरा फटाफट से, इस टेबल पे आइए फटाफट से। ये टेबल सब कुछ है, ये सारे पॉइंटर मैं आपको यहां पे लिखा चुका हूं, आइए ध्यान दीजिए, ये रहा। ओके, सबसे पहले सैलरी तो है नहीं, सैलरी का कुछ नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी, आपस में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, जितने भी हाउस प्रॉपर्टी हैं आप अलाउड हो, और अगर दूसरे हेड में जाना है आप जा सकते हो, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। लिखा भी हुआ है मैंने, नहीं भी लिखा हुआ, कैजुअल इनकम तो कैटेगरी अलग ही रखनी है, उन्हें साइड ही रखो, वो अलग दुनिया है। हाँ, व्हाट्स द मैक्सिमम लिमिट? 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। नॉर्मल बिजनेस, हाँ जी, अलाउड टू एनी अदर बिजनेस ऑफ द असेसी। और हाँ, वही सेम चीज इंटर हेड की अगर मैं बात करूं, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम एंड सैलरी, सैलरी के साथ आपको बाहर ले जाके सेटल नहीं करना है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस, 35AD बिजनेस मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं, ठीक है, अलाउड ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और ये अपना 35AD के साथ ही सेटल होगा, ये 35AD के साथ ही सेटल होगा, ठीक है। हाँ, बाहर जाना इनका हमने पहले ही बंद करा हुआ था कि यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। फॉर द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटल होगा, ये लॉन्ग टर्म के साथ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा, सॉरी होगा, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं होगा, बराबर। बाहर निकलना इनका मना है, बाहर निकलना इनका भी मना है, बाहर कोई नहीं निकल पा रहा। वहां पे हाउस प्रॉपर्टी निकला, वो मात्र 2 लाख के लिए, नॉर्मल बिजनेस निकला, वो सैलरी के पास नहीं जाएगा, कैजुअल इनकम तो साइड है ही, कैजुअल इनकम तो नॉट अलाउड, सब कुछ ही नॉट अलाउड लिखा है। लॉस फ्रॉम OMRH, ये सिर्फ OMRH के साथ सेटल होगा, बाहर निकल ही नहीं सकता, वही जर्नी खत्म है। ओके, दूसरी चीज अदर लॉसेस जो रह गए, जो मैंने आपको कार वगैरह का बताया, वो ऑब्वियसली कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, आपस में एडजस्ट हो सकता है, बाहर जाकर भी वो दूसरों के साथ सेटल हो सकता है। ओके, डन जी, क्लैरिफाई। यस, यहां पे अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं किस पर, हमारे मुद्दे पर, दैट इज व्हाट कैरी फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट कैरी फॉरवर्ड। ओके, अगर किसी हेड का लॉस अपना सेम हेड में सेटल नहीं हो पाया, या हमने उसको दूसरे हेड में कोशिश करी रूल्स के हिसाब से, वहां वो सेटल नहीं हो पाया, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल एडजस्ट होगा?
हाँ जी होगा। उसका प्रोविजन हमने कैरी फॉरवर्ड के नाम से भी देखा, कैरी फॉरवर्ड के नाम से अभी हमने देखा है। ओके डन, आगे बात समझ में। अब उसमें जो आपका सवाल था कि सर मान लीजिए यहां पर, इसको आगे ले इधर कर देते हैं, चल भाई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी में इस साल लॉस हो गया 5,000 का, 5 लाख का मान लो। ओके, ये ईयर मैं पुराना ले रहा हूं, कोई 22-23 ले रहा हूं, 22-23 ले रहा हूं। तो यहां पर आपने इसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया 24-25 के लिए। किसके लिए? 24-25 के लिए, कि सर इसको अगले साल की इनकम से सेटल कर लेना। पता चला अगले साल भी 2 लाख का लॉस हो ही रहा है, अभी भी 2 लाख का लॉस अभी भी हो रहा है। तो ये अगले साल जाएंगे फिर 25-26 के लिए, ये 5 लाख तो जाएगा, ये 2 लाख भी जाएगा, इसकी भी एक जर्नी शुरू हो गई। इस साल भी लॉस हुआ 3 लाख का, भाई लॉस ही लॉस होता जा रहा है। ये अगले साल जाएगा 26-27, 5 लाख का, ये तो जा ही रहा है, ये भी जाएगा 2 लाख का, ये भी जाएगा 3 लाख का, चलता रहेगा चलता रहेगा। सर कब तक चलाएंगे? क्या जीवन भर चलाएंगे? जीवन जमरांतर तक चलाएंगे? तो बात ऐसी है जी, देखो हाउस प्रॉपर्टी के किसी स्पेसिफिक ईयर का जो लॉस है, ठीक है, वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कितने साल तक? हम उसको 8 वर्ष तक, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्लियर? 8 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड होगा। नॉर्मल बिजनेस का 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके लिए थोड़ा नोबल नहीं है तो टाइम उसकी लिमिट कम रखिए। कैरी फॉरवर्ड करते टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब कोई भी लॉस अगर वो सेम ईयर में सेटल नहीं हुआ है, सेम ईयर में सेटल नहीं हुआ है और वो अगले वर्ष चला गया, अगले प्रीवियस ईयर में चला गया, तो वहां मतलब कैरी फॉरवर्ड हो गया, वहां पर उसकी सेटलमेंट सिर्फ अपने हेड के साथ होगी, सिर्फ अपने हेड के साथ होगी, सिर्फ अपने हेड के साथ होगी, सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के साथ होगी। वहां पर वो दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता कि कहीं वो सैलरी के साथ, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के साथ कर दो, पीजीबीपी को कैपिटल गेन के साथ कर दो, ना 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 ना, वो नहीं होगा। दैट इज नॉट अलाउड, कंप्लीटली नॉट अलाउड। ओके जी, आगे बात समझ में। तो ये खैर मैं आगे बढ़ता हूं। 35 AD में, ये तो हमने पीजीबी में भी सीखा था शायद, छोटा सा पोर्शन इसका जब मेन डिटेल में करा था। अगर 35 AD में, 35 AD स्पेशल बिजनेस कैटेगरीज हैं, कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, तो वो अनलिमिटेड टाइम तक आपकी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन का भी 8 साल का है, सेम ट्रीटमेंट है उसकी। इसके अलावा OMRH का लॉस भी आपका 4 साल का है, बाकी किसी का अलाउड नहीं है। जो पूरा का पूरा कैपिटल गेन है वो आपका इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, सॉरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, वो इस कैटेगरी में आपका पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, एक बार पॉज करके जल्दी से, ठीक है, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो और ये क्वेश्चन जरा करो, क्वेश्चन दे रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसे जरा एक बार जल्दी से रिवाइज करो और मेरे क्वेश्चन करने से पहले कर लो। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास, मैं इसको करा रहा हूं, आप एक बारी कृपया करके इसको क्या नाम है ट्राई करो। पहले क्वेश्चन है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जैकी, ठीक है, सोर्स दे दिया। यहां पर जब क्वेश्चन आया तो मैंने लिख लिया सैलरी, ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी है, ये पीजीबीपी है, ये भी पीजीबीपी है, ये अदर सोर्सेज है, ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को तो साइड कर दो, इसको काट दो ऐसे जब दिखे। एग्रीकल्चर की बिल्कुल अलग है, उसका ना लॉस का कुछ प्रोविजन है ना उसका गेन का कोई प्रोविजन है हमारे हेड्स के साथ। ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन है, ये लॉटरी है, कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज में आ गया, हॉर्स रेसेस है, दोनों ही कैजुअल इनकम हो गई, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह 17,000 रुपए का लॉस दिखा रखा है, ये भी अदर सोर्सेज है। ओके, माई पॉइंट इज, मेरा कहने का पर्पस यहां पर यह है, अगर आपने क्वेश्चन कर भी लिया तो पहले कोई बात नहीं, जब भी आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आए ना, पहले उसको एक रफ में, एक टेबल वाइज कर लेना, उसको रफ में एक तरीके से बना के सेटलमेंट कर लेना, ताकि मेन क्वेश्चन पर हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, उसकी सेटल करने में, उसको बनाने में
ज्यादा दिक्कत ना हो। कैसे, आइए ध्यान दीजिए, इस तरह से करना। ठीक है, अपना एक रफ पेज तो हम बना के चलते हैं एग्जाम में, उस पर पहले कर लेना। आप पहले क्या करो, ऐसे लिख लो, सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन। लगभग सारे पॉइंट इसमें कवर हुए हमारे, और अदर सोर्सेस। ठीक है, इस तरह से आप लिख लो। सैलरी में मुझे जो दिखाई दे रहा है सर, मेरी 2,60,000 की यहां पे पॉजिटिव अमाउंट है सैलरी का। ओके, हाउस प्रॉपर्टी में 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक में 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एक में 280 का लॉस हो रहा है। प्रॉपरली लिखना पहले। ओके, उसके बाद सर अगर मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज की बात करूं तो पीजीबीपी 2 बिजनेस मेरे पास हैं। 35 एडी नहीं दे रखा सर इसमें, तो स्पेक्युलेटिव इनकम में, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में मेरे को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और नॉर्मल में 1,30,000 रुपए का लॉस हुआ है। 1,30,000 का लॉस हुआ। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। सर अदर सोर्सेज आ गई, OMRH आ गया 1.5 लाख का, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज 1,50,000 का लॉस। चल भाई कोई बात नहीं। ओके, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी आ गई। शॉर्ट टर्म हुआ है सर मुझे 30,000 का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का। ठीक है भाई, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अदर सोर्सेज, ये लॉटरी और हॉर्स रेसेस कैजुअल इनकम है सर मेरी 180 की। अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम 180 की, इसका तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, इसको तो बिल्कुल साइड रख के हमें भूल जाना है। ओके, और बाकी अदर है आपका इंटरेस्ट की, जो 70,000 रुपए का इंटरेस्ट, यहां लिख देता हूं मैं 70,000 का लॉस। चलिए, अब मोटा मोटा मैं क्या देख रहा हूं, मेन क्या देख रहा हूं यहां पे सर, ये तो अपनी जगह स्टैंड करेगा। यहां पर मेरे पास 220 का लॉस बनेगा सर, हाउस प्रॉपर्टी में 220 का लॉस बनेगा, है ना। एनालाइज कर लो इंडिविजुअली। और सर 220 में से मुझे पता है कि मैं दूसरे घर अगर जाऊंगा, दूसरे हेड के साथ करूंगा तो 2 लाख रुपए ही एडजस्ट हो सकते हैं, 20,000 रुपए का लॉस मेरा स्टैंड बाय में रह ही जाएगा। तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन आ गई यहां पे। ठीक है, पीजीबीपी की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, सर मुझे स्पेक्युलेटिव बिजनेस में तो लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल में लॉस हो रहा है, तो सर ये भी सेटल हो जाएगा मेरा दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी मेरा 1,10,000 रुपए का लॉस खड़ा रहेगा नॉर्मल बिजनेस का, इसे मुझे दूसरी जगह सेटल करना पड़ेगा, पर सैलरी के साथ ही सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। रही बात कैपिटल गेन की, सर इसकी जर्नी तो बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम से ही खत्म हो गई। शॉर्ट टर्म में 30,000 रुपए का इनकम रहेगा ही रहेगा, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के साथ सेटल नहीं है। ओके, चल भाई कोई बात नहीं। रही बात अदर सोर्सेज की, सर कैजुअल इनकम टैक्सेबल होंगी ही होंगी। OMRH में मेरा लॉस आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दैट विल बी एडजस्टेड ओनली विद OMRH, नथिंग एल्स। हाँ, मेरे पास इंटरेस्ट 70,000 रुपए का है जो लॉस हुआ है, और ये अदर हेड्स के साथ एडजस्ट हो सकता है, ये अदर हेड्स के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो लेट्स मेक अ टेबल प्रॉपरली। ओके, नाउ इस तरह से बनाना आवश्यक है। 2 कॉलम बनाना इसके, मेन अमाउंट हमारा बाहर रहेगा। ओके, यहां पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी चीज है, छोटी सी, जो समझनी चाहिए हमें। रुको एक सेकंड, मैं उसे इग्नोर करके पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ओके दोस्तों, इसमें एक ऑब्जर्वेशन मान के चलेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही सटीक और बेहतरीन तरीके से करना, मजा आ जाएगा। तो इसीलिए फॉर नाउ एक ऑब्जर्वेशन में देके चल रहा हूं आपको। ये इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन में, इस इंटरेस्ट के लॉस को हटा दो। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन में है ही नहीं। ओके ओके, नाउ 2,60,000 रुपए की सर हमारी सैलरी आ गई, और पूरे क्वेश्चन को देखकर मुझे पता चल रहा है नॉर्मली कि यहां पर सर मेरा जो लॉस है ना आपका 2,20,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी में,
वो यहां पर सेटल होगा, बाकी और कुछ सेटल हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेन मेरा लॉस किस में आ रहा है सर, पीजीबीपी में आ रहा है। तो पीजीबीपी का लॉस सैलरी के साथ होता ही नहीं, कैजुअल इनकम को सेटल करना ही नहीं। तो आओ इसको सेटल करें। सेटल वाले को मैं यहां से लिख रहा हूं, माइनस सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, और सेक्शन 71 ऐसे लिख दिया आपने। कितने का हो सकता है, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। ओके, अभी छोड़ देते हैं, अभी इतना करते हैं, फाइनल एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। इसके बाद यहां पर लिखेंगे हम, थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ के करना सारी चीजें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने लिखा हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, दोनों का लिखा अमाउंट। पहले का कितना था, 60,000, दूसरे का लिखा आपने 2,80,000, दोनों में से सेटल करा 2,20,000 यहां पर आ गया। ओके, उसके बाद आपका यहां पर इसमें से हम एडजस्ट करेंगे, माइनस कर देंगे यहां से, सेट ऑफ विद सैलरी, सेक्शन 71 यहां पर भी आ गया। और भाई आप में से 2 लाख रुपए की सेटल हो गई, और 20,000 रुपए का जो आपका लॉस है, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख ही निकल सकता था, तो बाहर यहां पे लिखेंगे डैश, और 20,000 रुपए नोट्स में चला जाएगा कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अब यहां जगह नहीं है, आप चाहे तो ऐसे लिख लें, मैं बाद में लिखूंगा, कैरी फॉरवर्ड फॉर हाउस प्रॉपर्टी लॉस 20,000 रुपए, वो बाद में लिखना है आपको, ठीक है, डन। ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं पड़ गया। उसके बाद आते हैं पीजीबीपी पे, ऐसे चलो यहीं पे लिखते हैं छोटा स्पेस करके, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। ओके, पीजीबीपी में अगर हम ध्यान दें तो क्या नाम है आपका, स्पेक्युलेटिव बिजनेस 20,000 रुपए है, नॉर्मल बिजनेस 1,30,000 रुपए है। ये लॉस है, ये लॉस है। अब नॉर्मल स्पेक्युलेटिव के साथ एडजस्ट हो सकता है, तो 1,10,000 रुपए हमारा यहां पर आ जाएगा, 1,10,000 रुपीज। ऑलराइट जी, ये लॉस है। अभी इसकी सेटलमेंट क्या होगी अभी देखते हैं आगे, इसको आगे ले जाते हैं, अभी थोड़ा छोटा कर दें, हाँ, चलो ठीक है। इसकी सेटलमेंट क्या होगी अभी देखेंगे, स्पेस छोड़ दो थोड़ी सी। ये टेबल हमने बना दी तो काफी चीजें आसान होगी हमारे लिए। यहां पर नीचे से शुरू करेंगे थोड़ा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें आपने क्या लिखा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपए आया, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए था, इसको ब्रैकेट में डाला, और आउटर कॉलम में आपने लिखा 30,000 रुपए, क्योंकि ये इसके साथ सेटल नहीं हो सकता, ये इसके साथ सेटल नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए ऑब्वियसली आपका नोट्स में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेरा पीजीबीपी का 1,10 का लॉस बचा था, कैपिटल गेन की मेरी इनकम दिख गई 30,000 रुपए की। ऑब्वियसली मैं इसको इसके साथ सेटल कर दूंगा, मैं इसको यहां पर इसके साथ सेटल कर दूंगा। ओके, डन। अब इसमें आइए सेटल कर देते हैं, माइनस सेट ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 71, मात्र 30,000 रुपए, मात्र 30,000 रुपए। इसको बाहर डैश डाल देंगे, और यहां पर जो 80,000 रुपए की मेरी इनकम रह गई है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगी। देखा जाए तो लॉस इसमें हर जगह आ रहा है, बाकी सारी इनकम कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है जी। अब एकमात्र मेरे पास रह गया है क्या, अगर हम देखें कुछ बची नहीं ना मेरे पास, पॉजिटिव इनकम नहीं बची है, सैलरी की बची है। किसकी बची है, सैलरी की बची है। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको ऊपर ही करना पड़ेगा यार मुझे, आ जाओ। अब लिखो यहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस। सबसे पहले तो कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम सीधा आउटर कॉलम में, सीधा आउटर कॉलम में कितना था, 1,80,000, सीधा आउटर कॉलम में 1,80,000,
क्योंकि इसकी कोई सेटलमेंट होनी नहीं। उसके बाद OMRH, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज डैश डैश, इसकी भी कोई सेटलमेंट नहीं होनी, इसकी भी कोई सेटलमेंट नहीं होनी, क्योंकि OMRH सिर्फ OMRH के साथ एडजस्ट हो सकता है और दूसरा कोई सोर्स नहीं है, तो ये भी नोट्स में चला गया मेरा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये मेरा क्वेश्चन यहां पर हो गया समाप्त। मेरे पास ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो चुका है पूरा, अब इसमें कुछ नहीं बचा सिवाय नोट्स के। हाँ, मैंने इंटरेस्ट वाले 70,000 अभी मना कर दिया था। तो इस आधार पर अभी तक के कंटेंट के हिसाब से मेरी 60,000 रुपए की इनकम आ रही है, 60,000 रुपए की इनकम आ रही है, ठीक है। और सैलरी की। हाउस प्रॉपर्टी में नोट्स में आ जाता हूं, मैं नोट्स भी लिख देता हूं साथ साथ। पहला कैरी फॉरवर्ड हुआ हाउस प्रॉपर्टी का 20,000 रुपए का। दूसरा कैरी फॉरवर्ड हुआ किसका भाई, हमारा पीजीबीपी का, नॉर्मल बिजनेस का, पीजीबीपी का नॉर्मल बिजनेस का लॉस कितना, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है सर 1 लाख रुपए से पूरा, ठीक है। OMRH कैरी फॉरवर्ड हुआ है सर, ये सेटल नहीं हो सकता, OMRH था 1.5 लाख रुपए का। तो भैया ये लॉसेस मेरे कैरी फॉरवर्ड हो गए, है ना, सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। चलिए अब वापस आते हैं। अब दोस्तों इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं वापस से क्वेश्चन में। इंटरेस्ट की वापस से एंट्री करते हैं 70,000 रुपए की, और 70,000 रुपए का लॉस हो रहा है। सर ये ऊपर वाला टेबल देखो वापस से, ऊपर वाला टेबल देखो वापस से। उस 70,000 रुपए में, उस 70,000 की अगर मैं बात करूं, अदर सोर्सेज में अगर लॉस है एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, उसका तो खैर कोई कैटेगरी नहीं है, एंड OMRH, तो वो दूसरे हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है। 70,000 रुपीज ओके का जो ये लॉस है, का ये जो लॉस है इस 60,000 के साथ एडजस्ट हो सकता है, इस 60,000 के साथ इसे एडजस्ट किया जा सकता है ना, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन सर मेरे पास, नोट मत कीजिएगा अभी, यहां पर 60,000 रुपए बचे हैं, यहां पे 60,000 रुपए बचे हैं, और इंटरेस्ट का लॉस मेरा 70,000 रुपए का है, इंटरेस्ट का लॉस मेरा 70,000 रुपए का है। तो सर 60,000 ही एडजस्ट हो पाएगा ना, जैसी बात है 60,000 एडजस्ट हो पाएगा। और 10,000 रुपए का जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं सर, नहीं सर, वो 10,000 रुपए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टेबल देखो, उन लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, उन लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो 70 में से 60,000 रुपए आप यहां एडजस्ट कर सकते हैं और 10,000 रुपए का लॉस फिर भूल सकते हैं। ओके, लेकिन क्यों भूलना, क्यों भूलना मेरे भाई, मत भूलो। पता है क्या करो, पता है क्या करो आप, अब ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। आप यहां पर ये 2,000 रुपए जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था उसे सेटल ना करके माइनस सेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट लॉस 70,000 रुपए, पहले वो करो, पहले वो करो, और उसके बाद जो बच गया 1,90,000 रुपए की सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का 1,90,000 रुपए वो सेटल करो। क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है यार, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो अगले वर्षों में जा सकता है, उसकी सेटलमेंट तब कर लेना। लेकिन यहां पर ये 10,000 रुपए खराब करने से क्या फायदा, तो ये 10,000 रुपए खराब मत करिए। आई बात समझ में? दैट्स द रीजन, ये रीजन है सीधा सीधा। क्लियर? देखो गलत वो भी नहीं है जो आपने पहले करा, लेकिन एज एन क्वालिफाइड सीएम में हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना है ना, तो इसीलिए मैंने उसको पहले करा। यहां पर उस केस में मैं ये सर 2 लाख रुपए मत करो, 190 करो, ये 190 एडजस्ट करो, और मेरा जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का वो 30,000 हो जाएगा। जब मुझे आगे मौका मिलेगा मैं 20 ना सही 30 एडजस्ट करूंगा, बाकी अपना नॉर्मल चलेगा। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे यहां पे। हाँ यस, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो पहले जो 60,000 रुपए यहां पर आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ कैजुअल इनकम में इसकी इनकम टैक्सेबल हो रही है। ओके जी, चलिए समझ आई बात।
ये एक क्वेश्चन और करिएगा आगे दोस्तों, इसके अलावा एज सच आपका और कुछ इसमें बनता नहीं है। हाँ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप बताइएगा। यहां पर इन दोनों टॉपिक को रिवाइज करें, अपना एग्जाम बढ़िया से दें। कोई क्वेरी डाउट हो तो डेफिनेटली बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।